हाँ जी, सो शैल वी स्टार्ट विद द राइटिंग सेक्शन। कितने बच्चों ने वीडियोस देख ली? नोटिस, इनविटेशन एंड रिप्लाई टू इनविटेशन। बेटे मैं इसलिए पूछ रही हूँ बिकॉज मैं ये वाले वीडियो में नोटिस, इनविटेशन और रिप्लाई टू इनविटेशन पे फोकस ज़्यादा नहीं करने वाली हूँ, बिकॉज ऑलरेडी उनके सेशंस लग चुके हैं, उनकी वीडियोस मैंने अपलोड कर दी हैं और मुझे थोड़े टाइम में बहुत कुछ करवाना है। तो आई विल डू अ काइंड ऑफ अ समरी बट आई विल नॉट गो इन फॉर डिटेल, राइट? ओके, नाउ when I did the reading section, I discussed the marks and how much time you are supposed to give according to the marks. मैंने आपको ये भी बताया कि हर जगह पे हम जनरलाइज नहीं कर सकते इस चीज को, राइट? एमसीक्यू होता है, उसमें एक्सट्रैक्ट आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है स्कूल रूम मतलब क्लास में या घर पर, और उससे रिलेटेड जो एमसीक्यू आते हैं अगर वो कॉम्पिटेंसी के हैं तो आपको उसमें सोचना पड़ेगा। अगर वो फैक्चुअल या इन्फरेंशियल है और क्लास में आपने सुना है तो उसका आंसर आपको इमीडिएटली मिल जाता है, बट उसके हिसाब से अगर एमसीक्यू 4 मार्क्स का आ रहा है तो आपको उसको जो मैक्सिमम टाइम देना होता है दैट इज 5 और 6 मिनट्स, राइट? ऐसा हमने क्यों करना है? अदरवाइज मैंने आपको बोला था कि जितने मार्क्स हो उसका डबल द टाइम। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप 8 मिनट्स आप उस क्वेश्चन को दे सकते हो, बट एमसीक्यू में मैं आपको 3 मिनट कम करने के लिए क्यों बोल रही हूँ? बिकॉज यू नीड दैट टाइम फॉर द राइटिंग सेक्शन, है ना? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जो एक्स्ट्रा टाइम चाहिए था हमने रीडिंग सेक्शन से लिया, तो राइटिंग सेक्शन में क्योंकि एक लेंथी क्वेश्चन है तो आपको उसको डबल ट्रिपल टाइम देना पड़ेगा, है ना? अगर आप नोटिस या इनविटेशन की बात कर रहे हो तो ये 4-4 मार्क के क्वेश्चन है। शॉर्ट राइटअप है तो ये आपका 5 मिनट्स में कंप्लीट होना चाहिए। आप 5 to 6 मिनट्स भी लेते हो तो एक्सेप्टेबल होता है, बट ये जो टाइम बचा है ये दो लॉन्ग राइटअप्स हैं आपके, एडिटोरियल लेटर या जॉब एप्लीकेशन, आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग। इन दोनों में आपको काफी टाइम चाहिए। So the more time you save in literature section, the more time you can give to the writing section. फिर बच्चे पूछते हैं कि मैम हमें कौन सा सेक्शन करना चाहिए, किस सेक्शन को हमें पहले अटेम्प्ट करना चाहिए? सी सेक्शन ए के आंसर्स पैसेज में आपके सामने हैं, सेक्शन सी के आंसर्स आप लर्न करके आए हो, आपके माइंड में फ्रेश हैं। What happens is जब आप ए और बी सेक्शन करना शुरू करते हो, by the time you come to सी सेक्शन you are facing paucity of time, और क्योंकि आपको मेंटली पता है कि हमारा इतना अच्छा परफॉर्मेंस ए और बी में नहीं गया है तो आपका माइंड स्ट्रेस्ड है। आप 1.5-2 घंटे ऑलरेडी लगा चुके हो क्वेश्चन पेपर पे जब आप लिटरेचर सेक्शन में आ रहे हो, तो मतलब आपका माइंड थक चुका है टू रिमेम्बर ऑल दैट यू लर्न एट होम, है ना? फिर आप जब आंसर्स लिखते हो तो आपके दिमाग में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो होते हैं वो मिस हो जाते हैं। मैंने जब एमए का एग्जाम दिया था, टीएस एलियट के ऊपर एक राइटिंग आया था, टीएस एलियट की फर्स्ट पॉइंट जो रट्टा है इतने सालों बाद भी आज याद है कि ही एक्ट्स एज ए कैटलिस्ट। ठीक है, पूरा आंसर लिख दिया, ये एक लाइन जो सबसे इंपॉर्टेंट थी ये याद नहीं रही। द मोमेंट आई स्टेप्ड आउट द डोर, पहला कदम बाहर निकाला, आई रिमेम्बर्ड कैटलिस्ट नहीं लिखा, बट रिग्रेट पूरी लाइफ का, क्योंकि अभी मेरे सामने वो एग्जामिनर मेरा पेपर यू नो शी इज पुटिंग इट एंड आई डिड नॉट राइट द मेन पॉइंट। इतने सालों बाद भी वो मुझे चुभती है बात। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? आप भी लिटरेचर सेक्शन को सी अनलेस एंड अंटिल द रीडिंग सेक्शन इज वेरी इजी, माय एडवाइस टू यू इज टू फर्स्ट अटेम्प्ट द लिटरेचर सेक्शन, क्योंकि आप पढ़ के आए हो, सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में फ्रेश हैं, आप एक अच्छा प्रेजेंटेशन दे सकते हो। उसके बाद चॉइस आपकी है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना है या सेक्शन बी करना है, राइटिंग करना है, सॉरी ए या बी करना है, ये आपकी मर्जी है, बट whatever you do has to be section wise. You cannot break the sequence. अगर आप क्वेश्चन 1 कर रहे हो रीडिंग सेक्शन का तो उसके बाद क्वेश्चन 2 आएगा। आप ये नहीं करोगे कि मैंने क्वेश्चन 1 कर दिया, फिर मैंने सी सेक्शन कर दिया, फिर बी सेक्शन का नोटिस राइटिंग कर दी, फिर मैं सेक्शन ए पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेकेंड पैसेज कर दूं। आप ये ब्रेक नहीं कर सकते। अगर आप राइटिंग सेक्शन कर रहे हो
तो नोटिस हैज टू बी फॉलोड बाय इनविटेशन, इनविटेशन के बाद एडिटोरियल लेटर या जॉब एप्लीकेशन ही आएगा और उसके बाद आएगा। आपको लास्ट करना है यू लीव 2 पेजेस, है ना, वर्ड लिमिट होता है। नोटिस के लिए 1 पेज चाहिए, इनविटेशन के लिए 1 पेज चाहिए, इट शुड ऑलवेज बी डन ऑन अ न्यू पेज। तो बाकी 2 राइटअप्स के लिए आप 2 पेज छोड़ दो। समझ रहे हो, कोई आपको चीज नहीं आ रही है, सीक्वेंस नहीं तोड़ना है, लीव पेजेस फॉर इट, राइट, एंड देन यू नो कि मेरा ये क्वेश्चन पेंडिंग है, मुझे ये करना ही है। So that is how these are the tips of how to attempt the exam. Now coming on to the writing section. Okay, these are the 2 questions given for in your CBSE sample paper. Your school is planning to conduct an inter-class seminar on the topic, the importance of mental health, to create awareness in adolescents. As the head of the organizing committee, write a notice to inform all students about the seminar and invite registrations from class 11th and 12th, include other necessary details, put your notice in a box. मतलब फॉर्मेट को फॉलो कर रहे हैं, तो हमारे 7 पॉइंट्स ऑफ द फॉर्मेट थे, कौन कौन से थे? नोटिस, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, डेट, टाइटल, SND, एंड टू पुट इट इन अ बॉक्स। ठीक है, बॉक्स के लिए ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब आपने अटेम्प्ट कैसे करना है एग्जाम में, वट एवर टाइम यू आर रीडिंग द क्वेश्चन, पेंसिल लेकर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द क्वेश्चन है वो यहीं पे मार्क कर लो। अब योर स्कूल इज प्लानिंग टू कंडक्ट एन इंटर क्लास सेमिनार, राइट, व्हाट इज द फोर्थकमिंग इवेंट, इंपॉर्टेंट फॉर द नोटिस, सो यू अंडरलाइन दोज वर्ड्स जो आपने अपने राइटिंग में लिखना है, क्वेश्चन से इंफॉर्मेशन लेना है, उसको क्वेश्चन में अंडरलाइन कर दो। ठीक है, उसके बाद है द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ, टॉपिक मतलब किस फोर्थकमिंग सेमिनार किस टॉपिक पे है वो आपको मिल गया। अब जल्दबाजी में आप क्या करोगे, जल्दबाजी में आप क्या करोगे, व्हाट विल यू राइट द टाइटल ऑफ योर नोटिस, द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ। इज दैट द नोटिस, इज दैट द टाइटल? हमें अभी पता नहीं है, हमने तो 2 लाइन क्वेश्चन की पढ़ी है, हमने कैसे डिसाइड कर लिया ये टाइटल है? हम तो अभी सिर्फ क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आ रहा है एज द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग कमिटी राइट ए नोटिस टू इन्फॉर्म। अब आप कौन हो? हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग कमिटी, यू गेट योर डेजिग्नेशन, यस और नो? उसके बाद राइट अ नोटिस टू इन्फॉर्म। अब क्या मिलने वाला है आपको? अब इस लाइन के बाद आपको क्या मिलने वाला है? द एक्चुअल पर्पस ऑफ नोटिस राइटिंग, आप क्या चीज इन्फॉर्म करने वाले हो। दिस वॉज जस्ट जनरल इंफॉर्मेशन, आपको अब टॉपिक अब मिलेगा कि नोटिस किस टॉपिक पे लिखना है। टू इन्फॉर्म ऑल स्टूडेंट्स, अगेन यू गॉट अ कंटेंट पॉइंट, right, about the seminar and invite registrations from classes 11th and 12th, right? अब क्या करना है, forthcoming seminar, right? तो अब आपका टाइटल क्या बनेगा? Is it the importance of mental health? On the topic नहीं भी चलोगे तो चलेगा, इंटर क्लास सेमिनार ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ। क्लियर हो गया, आपको टाइटल मिल गया। अब आप बोलोगे कि रीनू मैम इसमें तो नेम ऑफ द स्कूल और सिटी नहीं दिया है, नहीं दिया तो खुद से बना लो, खुद के स्कूल का नाम लिखना है, नो, बायस होता है। आपने पुलिस जेबी लिख दिया और अगर आपका केवीएम में चला गया, अच्छा हमारे कॉम्पिटिटर स्कूल्स 0 दो, अगर ऐसा कुछ हो गया बायस हो, ना तो अपना नाम लिखना है ना ही अपने स्कूल का नेम रिवील करना है, यू जस्ट राइट एनीथिंग, एनी दयानंद पब्लिक स्कूल लिख दो, विवेकानंद पब्लिक स्कूल लिख दो, इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल लिख दो, वेरीफाई करने को ही आएगा।
कि ऐसा स्कूल एग्जिस्ट करता है या नहीं, और वेरिफिकेशन चाहिए कि आपको पता है, आपके पास ये नॉलेज है, उसकी वेरिफिकेशन चाहिए, आपके नॉलेज की वेरिफिकेशन चाहिए, राइट? इन ऑर्डर टू एलिमिनेट बायस, यू डू नॉट राइट योर नेम एंड समवन इज टॉकिंग. And I always suggest to write any English name. Anything. You do not use your own name. You use any general name. You do not show your religion. You do not show your caste. You do not show any point of your identity. Unnecessary bias क्यों आप चाहते हो? जिंदगी भर रिग्रेट में रहना क्यों चाहते हो? समझ में आया? कोई वेरीफाई नहीं करने आ रहा कि वाकई में ही ऐसा स्कूल है या नहीं है. किसी भी रैंडम, अच्छा एबीसी लिखोगे, एबीसी पब्लिक स्कूल, एबीसी इज नो नेम, यू नीड टू राइट अ प्रॉपर नेम. ठीक है? सिटी नहीं भूलना, क्योंकि वहां पे गलती करते हो आप, सिटी लिखना भूल जाते हो. नाउ यू हैव द नेम ऑफ द स्कूल, यू हैव द वर्ड नोटिस, यू नो द डेट, एंड नाउ यू हैव द टॉपिक. नेम मनगढ़ंत बनाना है. क्यों? बेटे मुझे नहीं याद है कि क्वेश्चन क्या था, वहां क्या गलती हुई थी, बट यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं, मतलब आई रियली डोंट रिमेम्बर व्हाट वाज देयर इन दैट क्वेश्चन पेपर, बट यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपको देखो क्लियर लिखा है अबाउट द सेमिनार. क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, टू इन्फॉर्म ऑल स्टूडेंट्स अबाउट द सेमिनार. क्या? To create awareness in adolescents is the purpose of this seminar. But inform क्या करना है? Seminar on the importance of mental health. बाकी की इंफॉर्मेशन नोटिस के कंटेंट में डालनी है ना. अभी तो हम टाइटल की बात कर रहे हैं. ठीक है? उसके बाद एसएनडी पे आ जाओ. नेम आपने मनगढ़ंत बनाना है. एन के लिए वो कैपिटल अल्फाबेट्स में पूरा नाम होगा, तो सिग्नेचर के लिए फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल्स. कुगी नहीं मारनी है, गोल 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 कर करके नेम नहीं छोड़ना है. इट हैज टू बी इन द रनिंग हैंड. और डेजिग्नेशन ऑलरेडी बता दिया है, हेड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कमिटी. तो आपको सारे फॉर्मेट के पॉइंट्स मिल गए. अमन प्लीज ये दरवाजा बंद कर दो. अब कंटेंट के लिए आपको टेम्पलेट मैंने दिया हुआ एक्सप्रेशन के लिए, दिस इज टू इन्फॉर्म डैश. तो डैश में क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या आएगा? दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट डैश हैज ऑर्गेनाइज्ड, that the school has organized what? An inter-class seminar on the importance of mental health to create awareness in adolescents, right? On dash date, at dash place, from dash to dash time. हाँ जी, डेट डे टाइम, प्लेस, और डे भी लिख देना. एक बार आया था क्वेश्चन में डे भी लिखना था, डे भी लिख देना. ठीक है? अब आगे की लाइंस क्या होंगी? All students who want to register must submit their names to the class in charge or to the head of the organization committee by dash date. ये तो नहीं है ना कि अगर 12th मार्च को सेमिनार है तो वो 12th मार्च मुझे आके बता रहे हैं मुझे अटेंड करना है. उनको कम से कम मुझे 8-9 तारीख तक बताना पड़ेगा, सो दैट आई कैन मेक अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट्स या स्नैक अरेंजमेंट्स या व्हाटएवर. यस और नो? तो मुझे अरेंजमेंट के लिए टाइम चाहिए, तो 3-4 दिन पहले का डेट, फ्रॉम व्हेनेवर द इवेंट इज टू अकर, उससे पहले के 3-4 दिन पहले का द लास्ट डेट फॉर सबमिशन शुड बी देयर. अब कई नोटिस में जरूरी नहीं होता है दैट यू राइट फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड, बट प्रिकॉशनरी लिख दो. अननेसेसरी मार्क्स कटवाने का कोई फायदा नहीं है. सो नोटिस इज डन, नोटिस इज डन, कवर्ड. टेम्पलेट है, एक्सप्रेशन की गलती नहीं होनी चाहिए. कंटेंट पूरा क्वेश्चन में दिया है, कंटेंट की गलती नहीं होनी चाहिए. और फॉर्मेट भी सारे पॉइंट्स यहाँ पे है, तो उसकी गलती नहीं होनी चाहिए. यू मस्ट स्कोर 4 out of 4 इन नोटिस. ठीक है? ओके, लुकिंग एट द सेकेंड क्वेश्चन,
Your school is organizing an inter-house webinar on enhancing coding skills. As the president of the computer club, again, what did you get? Designation. Write a notice to inform all house members. सबको inform करना है. This is to inform all house members. Right? Content point मिल गया. From 9th to 12th. All house members from 9th to 12th. किसके बारे में? The webinar. Which webinar? Inter-house webinar on enhancing coding skills. Right? Specify the number of registrations invited per house. Extra information question में लिखा हुआ है कि ये आपने content में डालना है. मैंने आपको बोला था question में कुछ होगा जो आपको अपने आप से डालना होगा. Yes? Okay. And put your notice in a box. Again the same format, name of the school, city, notice, date, topic क्या लिखोगे? Inter-house webinar on coding skills. Enhancing नहीं भी लिखोगे तो चले. ठीक है? उसके बाद this is to inform all house members from 9 to 12 what? That the school has organized an inter-house webinar on enhancing coding skills, right? Only 10 registrations from each house will be accepted, so do not delay. Last चाहोगे तो first come first serve भी लिख सकते हो, right? जो पहले आएगा उसको मिल जाएगा, अगर आप delay करोगे तो आपको नहीं मिलेगा. The last date for submission of registrations is falana, whatever the date you want to give. For further details, contact the undersigned. Name, signature, designation, president of computer club. Sorry, I mean signature, name and designation, S&D. Any problems? Clear हो गया notice writing? हमेशा कहती हूँ question में answer होता है. आप question यहाँ तक CBSE ये भी कहती है कि अगर बच्चे ने क्वेश्चन उतारा है ना तो भी he or she should be given half a mark, क्योंकि क्वेश्चन में भी कुछ ना कुछ तो था जो कंटेंट में रेलेवेंट था, राइट? तो उसको आधा मार्क तो दे ही दो. मतलब मैं उनकी बात कर रही हूँ जो बिल्कुल फेल होने के कतार पे होते हैं. इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ डू नॉट लीव एनी क्वेश्चन अनरिटन, डू नॉट लीव इट ब्लैंक. गलत है तो गलत ही सही, बट लिख दो. उस टॉपिक से रिलेटेड आपको जो आता है वो लिख दो. डू नॉट लेट इट गो ब्लैंक. क्लियर हो गया? दुष्यंत एनी क्वेश्चन बेटा? हाँ जी. बेटे जब हम बात करते हैं कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड, तो ही और शी मीन्स दैट यू ऑलरेडी नो दैट पर्सन. वो स्कूल का ही, अगर मैं अपने नाम से लिखूं कि कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड, नीचे रीनू बांसल हेड ऑफ इंग्लिश डिपार्टमेंट है, तो आप डीएवी का छोड़ दो. डीएवी में तो टीचर्स के ऊपर ये कंपल्शन है कि बच्चों के साथ नंबर्स शेयर करने हैं, बट बाकी स्कूल्स में टीचर के नंबर्स होते हैं बच्चों के पास? नो. वो स्कूल में जाकर टीचर को ढूंढते हैं और पर्सनली बात करते हैं. यू डोंट नीड टू गिव योर फोन नंबर. अब एक पावर पॉइंट ऐड मत कर देना कंटेंट में या फॉर्मेट में, सारे बच्चे मेरा सर फाड़ देंगे, राइट? जो चीज नहीं बोली गई है हमारे को फॉर्मेट में, वो कुछ ऐड ऑन नहीं करना है. फोन नंबर इन्विटेशन में जाएगी, नॉट इन फॉर्मेट. ठीक है? वाई इन्विटेशन एंड वाई नॉट इन नोटिस? इन्विटेशन में फोन नंबर क्यों जाएगा और नोटिस में क्यों नहीं जाएगा? इन्विटेशन एक ग्रुप को जा रहा है जिसमें जरूरी नहीं है कि द पर्सन हु इज ऑर्गेनाइजिंग उसको हर बंदा जाने, बट नोटिस में इट इज अ कंपल्शन कि जो ऑर्गेनाइज कर रहा है उसको वो वाले मेंबर्स जरूर जानते होंगे. स्कूल का वो पर्सन होगा या वो सोसाइटी का प्रेसिडेंट होगा तो उसका सबके पास ऑलरेडी नंबर होगा. तो नोटिस में यू डोंट राइट अननेसेसरी थिंग्स. क्लियर? हर बात का एक लॉजिकल रीजन है, यू जस्ट नीड टू थिंक लॉजिकली, जरूरत है या नहीं है. Then again, question 4 is invitation. One part will be invitation, the other will be a reply generally. But CBSE बोर्ड पेपर है, कुछ भी हो सकता है. दोनों invitation भी आ सकते हैं, दोनों reply भी आ सकते हैं.
इन्विटेशन या रिप्लाई भी आ सकता है, ये आपकी किस्मत है. Okay, so the first question is draft an invitation in not more than 50 words. You get your word limit, right? From Bani Gopalan, Chief Project Officer of an NGO. क्या मिला आपको? The designation or the person who is hosting the event, right? For the launch of Each One Teach One program. You got the occasion? Okay. Address to school principals and coordinators. Mention a compelling highlight of the program along with other necessary details. Up, look at the recipient of the invitation. It is principal and coordinators. Confusion, card format or letter format. क्योंकि principal है, एक higher authority है. आपने सोचना क्या है? How will you decide? Letter or card format? प्रिंसिपल इज अ वेरी हाई अथॉरिटी, आप उनको इनवाइट कर. प्लूरल, प्लूरल मतलब आप एक प्रिंसिपल को इनवाइट नहीं कर रहे हो, आप न्यूमरस प्रिंसिपल्स, न्यूमरस कोऑर्डिनेटर्स को इनवाइट कर रहे हो. देन डू यू सेंड ईच वन ऑफ देम अ लेटर और डू यू सेंड देम अ कार्ड? इट्स एज सिंपल एज दैट. समझ में आया? कंफ्यूज नहीं होना है. क्लियर? ओके. अब इनविटेशन का टेम्पलेट क्या था? Dash cordially invites dash as dash on dash date at dash place at dash to dash time, right? Format क्या था? हाँ? Okay, middle indentation. What else? Middle indentation is not format. It is the way you write an invitation. Format में क्या आ जाता है? RSVP and best compliments. लेटर फॉर्मेट है तो वो प्रॉपर लेटर फॉर्मेट, सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स डेजिग्नेशन, रिसीवर्स एड्रेस, सैल्यूटेशन, सब्जेक्ट, कंटेंट एंड कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज. ठीक है. अब कार्ड है तो हमारा कार्ड फॉर्मेट, प्लीज कार्ड फॉर्मेट में दो ही चीजें आती हैं, RSVP एंड बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स. ओके, सो डैश कॉर्डियली इनवाइट्स. हु इज इनवाइटिंग? Bani Gopalan. So where will you write Chief Project Officer of an NGO? An NGO लिखोगे? आपके हिसाब से ये NGO किस NGO का पार्ट होगा? Each One Plant One. प्लांटेशन NGO है ना? तो कुछ उससे रिलेटेड वर्ड आपने क्या लिखा था धैर्य? हरियाली. I like that word. चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर ऑफ हरियाली NGO, राइट? और ये जो डेजिग्नेशन है ये किस में आएगा? इट हैज टू बी इन ब्रैकेट्स. अगर बहुत बड़ा डेजिग्नेशन आप बानी गोपालन के साथ नहीं लिख सकते हो तो उसके नेम के नीचे लिख दो. क्वेश्चन में जितना भी इंफॉर्मेशन दिया है, इट इज योर ड्यूटी टू यूज दैट इंफॉर्मेशन इन योर लेटर. आप उस इंफॉर्मेशन को आधा अधूरा नहीं छोड़ सकते. आप सिर्फ चीफ प्रोजेक्ट ऑफिसर लिख दोगे तो मार्क्स कट हो जाएंगे, कंटेंट का आधा मार्क कट हो जाएगा. सो बी केयरफुल ऑफ दिस कि जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया है उसको हो सके तो मैक्सिमम यूज करना है, राइट? Bani Gopalan, चीफ प्रोजेक्ट ऑफिसर ऑफ हरियाली NGO, cordially invites who? The principals and the coordinators on the occasion of Each One Plant One program on 15th March 2025 at so and so place from so and so time. RSVP हमने ये नाम यूज कर लिया ना, बानी गोपालन क्वेश्चन में यूज कर लिया, तो अब RSVP में जरूरत नहीं है. कर सकते हो बट जरूरत नहीं है. What you can do is Pooja Malhotra, mobile number and manager. She is managing the events. You give the designation as manager, right? With best compliments, team Haryali NGO, right? और हरियाली NGO कुछ भी लिख दिया, your invitation is done. Clear? Okay. Second invitation,
An invitation had been issued by Mr. Cherian, the HR head of your company. So you get the name of the host, designation of the host. Okay. Inviting you for the company picnic. Occasion. मिल गया आपको, कंटेंट मिलता जा रहा है. ओके. एज जोसेफ विजयन असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशंस, मतलब हु इज दिस? इनविटेशन में इस बंदे का नाम कहाँ आएगा? सेंडर्स एड्रेस में उसका नाम आ जाएगा. इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स कंसेंटिंग टू अटेंड. अब देखो मेरे दिमाग में इनविटेशन चल रहा था. अब मैंने आगे का पढ़ा नहीं और आपने जब बोला कि सेंडर्स एड्रेस में आएगा तो मैं 2 मिनट के लिए सोच में पड़ गई कि सेंडर्स एड्रेस में क्यों आएगा. मेरे दिमाग में RSVP चल रहा था कि इफ दिस पर्सन वाज इशूइंग द इनविटेशन ही वाज राइटिंग ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर चेरियन. अगर वो इनविटेशन दे रहा होता तो फिर ये जोसेफ विजयन का नाम कहाँ पे आता? अंडर RSVP. बट हमारा इनविटेशन देना इज नॉट द क्वेश्चन. वी आर रिप्लाइंग टू एन इनविटेशन. हमें इनवाइट मिला है जिसका एज जोसेफ विजयान मुझे रिप्लाई देना है. तो जोसेफ विजयान विल बिकम द सेंडर, जो हम लास्ट में कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में लिखेंगे. राइट. असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशंस ड्राफ्ट अ रिप्लाई इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स कंसेंटिंग टू अटेंड. अब ये क्वेश्चन के फॉर्मेट में आपको क्या लगता है कौन सा फॉर्मेट आना चाहिए? नोट, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर? Formal letter. Why not a note? Nowhere has it mentioned or nowhere do we come to know that it is being issued to many people. Right? It's a formal reply where you're going to show whether you accept or decline the invitation. So better option होता है to go in for a formal letter. Sender's address जो मर्जी आप लिख सकते हो क्योंकि यहाँ पे given नहीं है. Date March 11, 2025. Receiver's designation, receiver's name, Mr. Cherian. Receiver's designation, HR head. और ब्रैकेट्स में जो भी कंपनी आपने लिखना है, BHEL या PBC और whatever कंपनी. राइट. कंपनी का नाम नहीं मेंशन्ड है तो कंपनी का नाम आपको लिखना पड़ेगा. राइट. एंड देन सिंपली माल रोड, रोहतक, हरियाणा, व्हाटएवर. हरियाणा तो स्टेट आ जाएगा. चंडीगढ़, अंबाला, कुछ भी आप लिख सकते हो. क्लियर. उसके बाद हाउ डू यू स्टार्ट? व्हाट इज द सैल्यूटेशन? सैल्यूटेशन क्या लिखोगे? डियर HR, डियर सर, सब्जेक्ट. यू कैन, आप यहाँ पे वेरीफाइड है कि एक्सेप्ट करना है या डिक्लाइन करना है? कंसेंटिंग टू अटेंड मतलब एक्सेप्टिंग द इनविटेशन. राइट. सब्जेक्ट क्या बन जाएगा? एक्सेप्टिंग द इनविटेशन फॉर द कंपनी पिकनिक. राइट. एंड what is the template? Dash feels great pleasure. Who feels great pleasure? Why should I not write I feel great pleasure? मैं थोड़ी ना लेटर लिख रही हूं, मैं अब तो बहुत बिजी हूं. मेरे लिए आप में से कोई लेटर लिख रहा है. समझ में आया? मैं आपको एक्स्ट्रा क्लास ले रही हूं तो अब मुझे ये लेटर लिखने का टाइम नहीं है तो मैंने किसी से हेल्प मांगी कि प्लीज मेरी तरफ से ये लेटर लिख दो. तो अब वो लिख रहा है बट मेरी तरफ से. तो व्हाट विल शी राइट? Mr. Vijayan feels great pleasure in receiving the invitation from Mr. Cherian to attend the company picnic on so and so date at so and so place from so and so time, and assures Mr. Joseph Vijayan that assures Mr. Cherian that he will be there in time. Right? मैंने एश्योर भी कर दिया. इनविटेशन का फर्स्ट होता है एक्नॉलेज करना, इनविटेशन मिला है. सेकेंड पॉइंट होता है टू एक्सेप्ट. राइट. ही फील्स ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इनविटेशन. तो मैंने एक्नॉलेज भी कर लिया और मैंने एक्सेप्ट भी कर लिया.
क्लियर हो रहा है आपको? उसके बाद नीचे योर सिंसियरली जोसेफ विजयान, असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशंस। डन विद योर रिप्लाई टू इनविटेशन। अगर ये डिक्लाइन का होता तो Joseph Varian feels great pleasure in receiving the invitation from Mr. Cherian, head of the company, to attend the company picnic on so and so date at so and so place and so time, but regrets his inability to attend due to prior commitment. He wishes Mr. Cherian a great success or a very fun-filled picnic, right? And then yours sincerely, Joseph Vijayan, and whatever his post, assistant manager. Clear? चाहे वो एक्सेप्ट कर रहे हो, डिक्लाइन कर रहे हो, एक्सेप्टिंग में एक्नॉलेज एंड एक्सेप्टमेंट इकट्ठे हो सकता है, बट डिक्लाइन में ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाते हैं. Now, do you have any questions regarding notice, invitation or reply to invitations? बेटा देखो, I belong to I am the assistant manager of the operations, right? So I can either give my business address or I can give my home address. वो इतना important नहीं होता है. So if I want to give my home address, I'll simply write house number 5869, कोई सोसाइटी प्रोफेसर्स कॉलोनी माल रोड, राइट? बट रिसीवर्स एड्रेस में मुझे कंपनी का नाम देना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी के थ्रू मुझे नोटिस आए, राइट? तो मुझे कंपनी का, जैसे उनका नाम है HR हेड ऑफ डैश ऑर्गेनाइजेशन, अब डैश ऑर्गेनाइजेशन में कंपनी का नाम आ गया, राइट? फिर वहां पे नीचे जैसे हम लिखते थे ना द ट्रिब्यून, तो वैसे ही लिखना पड़ेगा द रिलायंस कंपनी, द रिलायंस व्हाटएवर, उसके नीचे बॉम्बे और जो भी एरिया में, वो तो ऊपर चला गया ना, टू नहीं आएगा, टू नहीं आएगा. आप फर्स्ट लाइन में लिखोगे मिस्टर चेरियान, सेकेंड लाइन में लिखोगे HR हेड, डेजिग्नेशन नीचे, HR हेड किसके हैं, फिर कंपनी का नाम द रिलायंस टेलीकम्युनिकेशंस, राइट? उसके बाद आप लिखोगे दादर सेंट्रल बॉम्बे. दैट इज द वे यू विल राइट द एड्रेस. ठीक है? एनी अदर क्वेश्चंस? ओके. अब ऑलरेडी ये 3 टॉपिक पे मैंने वीडियो डाल दिया, तो मैंने टेम्पलेट्स आज सच डिस्कस नहीं किए, बट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एडिटोरियल लेटर. तो एक मैंने फॉर्मेट ऑफ लेटर इंक्लूड किया है. अब इसमें क्या है, सेंडर्स एड्रेस, I've already told you, date, receiver's designation, receiver's address, salutation, subject, content, complimentary clause, yours sincerely, name and designation. बेटे डिपेंड करता, मैं वो इस पॉइंट पे समझाने नहीं बैठूंगी रिस्पेक्टेड और डियर में क्या आता है. रिस्पेक्टेड जब क्लास में बताया था, इफ यू नो द डिस्टिंक्शन के कब रिस्पेक्टेड लिखना है कब डियर लिखना है, तो आप फॉलो कर लो. यस, हाँ, रिस्पेक्टेड होता है जब फॉर्मल पोजीशन में कोई आदरणीय हो, आप ऑलरेडी उसको जानते हो. ये बहुत कंफ्यूजिंग है, तो मैंने आपको अगर वीडियो देखे तो इसमें क्लियरली स्टेट किया है कि बेटर आंसर इज एट दिस पॉइंट इफ यू आर कंफ्यूज टू राइट डियर सर. ठीक है? उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, कंटेंट आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज आ जाएगा. कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज का मतलब होता है योर्स सिंसियरली, योर्स में अपॉस्ट्रोफी एस नहीं आता है, सिंसियरली में एस स्मॉल आता है, आर के बाद ई आता है. ये 3 गलतियां हैं जो आप हर बार करते हो, ना चाहते हुए भी ये गलतियां करते हो. उसके बाद आपका नेम और आपका डेजिग्नेशन. ठीक है? जब मैं रिसीवर्स डेजिग्नेशन की बात कर रही हूं तो आई मीन द नेम ऑफ द पर्सन एंड हिज डेजिग्नेशन. क्लियर? सिर्फ डेजिग्नेशन नहीं है. अगर सिर्फ आपको नाम नहीं दिया है, आपको सिर्फ ये लिखा है कि क्वेश्चन में हमारे क्या था, वो HR, राइट? HR ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो आपका रिसीवर्स एड्रेस में क्या आ जाएगा, द HR ऑफिसर, राइट? एंड कंपनी नेम. फिर लिखने की जरूरत नहीं है नेम, बट अगर क्वेश्चन में नेम दिया गया है तो डेजिग्नेशन के साथ फिर नेम भी लिख देना. क्लियर हो गया? सो दिस इज द बेसिक फॉर्मेट जो आपको एडिटोरियल लेटर में या इनविटेशन की लेटर में
या फिर जॉब एप्लीकेशन की लेटर में आपको ये चाहिए होगा, तो मैंने एक प्रॉपर फॉर्मेट आपको इंक्लूड कर दिया है। अब एडिटोरियल लेटर में क्या चाहिए होता है? सेंडर्स एड्रेस में क्या लिखोगे? ओ सॉरी, जो आपका वाला एड्रेस है, बट यहाँ पे सेंडर्स एड्रेस में ध्यान क्या रखना है? सेंडर्स और रिसीवर्स एड्रेस में क्या चीज में तालमेल होना चाहिए? व्हाट शुड बी द सेम? द नेम ऑफ द सिटी, राइट? अगर आप चंडीगढ़ में बैठे हो तो why will you be concerned about something that is happening in Chennai? समझ में आया? आप चंडीगढ़ में हो तभी चंडीगढ़ के एडिटर को लिखोगे ना कि चंडीगढ़ में ये प्रॉब्लम हो रही है। क्लियर हो गया? तो इस बात का ध्यान रखना। अदरवाइज सेंडर्स एड्रेस, हाउस नंबर, सोसाइटी, एरिया एंड द सिटी, देन यू राइट द डेट। मैंने एग्जाम वाली ही डेट डाली है, March 11, 2025। अब किसको लिख रहे हो? रिसीवर्स डेजिग्नेशन, द एडिटर। Then you are writing the Times of India. National Daily is the name of a newspaper. Yes? National Daily means a paper which is published all over India. And daily का मतलब होता है हर रोज। आपको इसमें द हिंदुस्तान टाइम्स या द टाइम्स ऑफ इंडिया लिखना होता है। तो मैंने अब ये चीजें समझाने की बजाय मैंने आपको एक दे ही दिया है कि आपने यही लिखना है, द टाइम्स ऑफ इंडिया। Unless and until a name has been specified. कंफ्यूजन है तो याद रखना, नेम स्पेसिफाइड होगा तो कैपिटल अल्फाबेट में होगा, फर्स्ट अल्फाबेट विल बी कैपिटल। नेशनल डेली का हमेशा एन और डी स्मॉल लिखा हुआ होता है, पे अटेंशन। समझ में आया? तो नेशनल डेली इज नॉट द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर, प्रॉपर नाउन है तो कैपिटल होना जरूरी है इन द क्वेश्चन। अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में पेपर तो यू बी केयरफुल। ओके, हाँ जी, ओके। एंड आई हैव ऑलरेडी रिटन कि इसके नीचे सिटी लिखना है विच हैज टू बी सेम एज द सेंडर्स एड्रेस। ठीक है? सैल्यूटेशन डियर सर, सब्जेक्ट आ जाएगा टू डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ व्हाटएवर। उसके बाद कंटेंट आ जाएगा। फर्स्ट लाइन में आप गलती करते हो कॉलम्स के स्पेलिंग में और एस्टीम्ड के स्पेलिंग में। आप लिखते हो COLOUMNS, COLUMNS होता है, सेकेंड ओ नहीं आता है। आप लोग 90% ऑफ यू विदाउट रियलाइजिंग इट आप ये गलती कर रहे हो। एस्टीम्ड में आप एस की जगह पे एक्स लिख देते हो। ये नॉर्मल गलतियां हैं जो बहुत अच्छे बच्चे भी करते हैं, सो बी केयरफुल अबाउट दिस। दिस इज माई वे ऑफ स्टार्टिंग। इफ यू वांट टू स्टार्ट इन सम अदर वे दैट इज योर विश, बट मैंने एक आपको जनरल दिया है कि हाउ यू कैन स्टार्ट through the columns of your esteemed paper, newspaper. I would like to discuss the problem of dash. अब उसके बाद क्या करना है? These are your 5 paragraphs. आपने प्रॉब्लम डिस्कस करनी है इन द ओपनिंग पैराग्राफ, देन यू टॉक अबाउट द रीजन, उसके कारण क्या इफेक्ट होता है, अगर उसका कोई एडवांटेज है तो वो बताओ, डिसएडवांटेज है तो वो कॉज में आ ही जाएगा, जो इफेक्ट है जो रीजन है उसमें आ ही जाएगा डिसएडवांटेज। और फाइनली इफ यू हैव सम सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन एंड द कंक्लूजन कैन बी कंप्रेस्ड इनटू वन पैराग्राफ। बट जो आपकी सेकंड गलती होती है, आप ये राइट अप्स में पैराग्राफ्स नहीं बनाते और आपका जो राइट अप होता है वो इतना कंफ्यूजिंग होता है कि एग्जामिनर ढूंढता रह जाता है कि कहना क्या चाहते हो। अल्टीमेटली दिमाग में ये होता है कि ये लिख क्या रहा है। अगर आप ये प्रिएस्क वर्ड याद करते हो तो यू नो हाउ टू कोड योर राइट अप, हाउ टू मेक इट सिस्टमैटिक। गलत ही नहीं होएगा, एक ही वर्ड याद रखना है, प्रिएस्क, PREASC, उसको आपने अरेंज कर देना है। You don't face any problem while writing any article or any editorial letter. Clear? उसके बाद कंक्लूजन में जब सब कुछ लिख दिया, लास्ट लाइन आएगी, आई होप दैट यू विल पब्लिश माई व्यूज इन योर वाइडली रेड न्यूज़पेपर, सो दैट 2 रीजंस हो सकते हैं। कंसर्न्ड अथॉरिटीज कैन टेक द रिक्वायर्ड एक्शन, अगर किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी की हमें जरूरत है, या अगर जनरल पब्लिक ने कुछ काम करना है, general public becomes aware and takes the required precaution or the action. कई बच्चे बोलते हैं so that you take the required action। अरे भाई, एडिटर थोड़ी ना झाड़ू सफाई करने बैठेगा सड़कों की, उसका काम क्या है? सब प्रॉब्लम को सॉल्व करना कि आपकी लेटर पब्लिश करना। तो आप उनको पब्लिश करने के लिए बोलोगे, फिर आप रीजन दोगे कि आप उनको से रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हो, why do you want him to publish, right?
क्या एक्शन लेना है, कंसर्न्ड अथॉरिटी से लेना है कि जनरल पब्लिक ने लेना है कि दोनों ने लेना है, राइट? वो डिपेंड करेगा ऑन द क्वेश्चन, ऑन द प्रॉब्लम, वट एवर इट इज, राइट? उसके बाद वही आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज. डू यू राइट दिस वर्ड कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज? नो. कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज मतलब ये आना है. मैं आपको उसका सैंपल दे रही हूँ. योर सिंसियरली, नेम एंड डेजिग्नेशन. Any problem with the format of the editorial letter? In fact, any letter? Okay. अब बोर्ड के क्वेश्चंस में आ जाओ. Financial literacy is increasingly recognized as a crucial 21st century skill for young individuals. Format or content? First line will fall under format or content. कंटेंट. सब्जेक्ट का हिस्सा बनेगी? नो. हमें पता ही नहीं इसके बारे में क्या करना है. इट विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट. इट हैज टू बी अ पार्ट ऑफ द कंटेंट. राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ लोकल डेली. नेशनल डेली और लोकल डेली? तो पंजाब केसरी, द ट्रिब्यून, ये लोकल्स हो गई, पंजाब से कंसर्न्ड है. लोकल क्वेश्चन में लिखा हुआ है. National Daily, The Times of India, Local Daily, The Tribune. Clear? Discussing the benefits of providing financial literacy education. Pre-ESC, problem, reason, effect, advantage, solution, conclusion. तो उन्होंने आपसे प्रॉब्लम, रीजन, इफेक्ट अभी तक कुछ मांगा है? उन्होंने सीधा किस पे जंप किया है? बेनिफिट्स. बेनिफिट्स मीन्स एडवांटेज. तो मैम फिर रीजन और इफेक्ट लिखना है. यू सम इट अप इन वन लाइन व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम, राइट? क्वेश्चन क्या है? फाइनेंशियल लिटरेसी एजुकेशन. तो प्रॉब्लम क्या होगी? ये टॉपिक पे many people are not aware of their finances. They don't have adequate knowledge regarding how to manage finances. It is a crucial part of every child's education so that when he grows up, he knows how to take care of his finances. So ये problem, reason, effect, if he doesn't know that, he may waste his hard-earned money. ये सारा कुछ आपके problem के first passage में in one line आ जाएगा. आपने इसको ज्यादा इलाबोरेट नहीं करना है. क्यों? क्योंकि उन्होंने आपको पॉइंट आउट किया है कि आपने जो ज्यादा बात करनी है वो बेनिफिट्स की बात करनी है. क्लियर? तो आपका मेजर लेटर किस पे होना चाहिए? अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल लिटरेसी एजुकेशन, अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस एजुकेशन, ऑल्सो सजेस्ट इफेक्टिव वेज टू रिसीव अवेयरनेस. सोल्यूशन. तो बेनिफिट्स एंड सॉल्यूशंस पे आपकी लेटर ज्यादा फोकस्ड होनी चाहिए. आप लोग पूरी लेटर लिखते हो. व्हाई डू यू एंड अप विद 2.5 3 मार्क्स? क्योंकि आपने बेनिफिट्स और सॉल्यूशंस पे फोकस नहीं किया. तो यू एंड अप विद जस्ट सम पार्ट ऑफ योर लेटर. तो आप सम मार्क्स आपको मिल जाते हैं, फुल मार्क्स नहीं मिलते हैं. About the importance of this education among parents and guardians, मतलब not only the student is the target, but even their parents or maybe their guardians. You may use, please pay attention, some of the cues given, मतलब सारा इंफॉर्मेशन आंसर में दे दिया है. आपने अपनी लेटर में क्या क्या लिखना है वो क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखा हुआ है. आपने यहां से उठा के पेस्ट करना है. आपने इसको अरेंज करना है और अपने आंसर में पेस्ट करना है. इसको बस खींचना है च्युइंगम की तरह. इंफॉर्मेशन तो दिया हुआ है कि लेटर में लिखना क्या है. समझ में आ रहा है? दे आर नॉट जस्ट थ्रोइंग समथिंग एट यू, दे आर गिविंग यू इंफॉर्मेशन व्हाट यू आर सपोज्ड टू राइट. ठीक है? along with your own ideas to draft the letter. तो ये लाइन क्यों लिखा जाता है? अगर बच्चे के पास कोई अपने आइडियाज हैं अपार्ट फ्रॉम दिस, उसको ये लिखा हुआ समझ नहीं आया तो ही डजंट गेट अ 0. वो कुछ लिखेगा तो वो भी कंसिडर हो जाएगा. एंड देन यू आर गिवन योर डेजिग्नेशन काउंसलर, you are given your name Chitra Mahaparti and you are given your city and state Puri Odisha, right? तो ये इंफॉर्मेशन आपके क्वेश्चन में है. अब आंसर के लिए क्या क्या दिया है? What are the long term benefits of learning financial independence from a young age?
व्हाट डू यू थिंक आर द बेनिफिट्स? अगर आपको ये इंफॉर्मेशन हो तो आप क्या कर सकते हो? फाइनेंशियल रिलेटेड स्ट्रेस नहीं होएगा. यू स्टार्ट मैनेजिंग योर पॉकेट मनी. यू स्टार्ट सेविंग फॉर योर फ्यूचर. अगर इंडिया में तो इतना चलन नहीं है, बट वहां पे फॉरेन कंट्रीज में बच्चों से काम कराया जाता है. दे अर्न देयर ओन पॉकेट मनी, तो दे कैन सेव, दे कैन इन्वेस्ट दैट पॉकेट मनी. जब नॉलेज होगा कहाँ कैसे इन्वेस्ट करना है तभी करोगे, राइट? तो वो चीजें आपने यहाँ पे लिख दिया. What is understanding the power of, why is understanding the power of finances beneficial for young learners? It helps them in their future life. It creates a nest for them. They don't have to rely on others. They will not be fooled. They will not be scammed by other people. कितने benefits हैं, right? Why skills learned during childhood tend to have a lasting impact? They become a part of a personality. We don't have to consciously think about that. We have already been doing it for a long time. So it becomes a regular routine. Understood? पूरा कंटेंट आपको दे दिया है, बेनिफिट्स आ गए. अब सोल्यूशन के लिए क्या करोगे? Children should be given some money to manage on their own, right? They should be directed. Parents should play a pivotal role in directing the students on how to manage it. If given some treat or some reward, they can spend a part of it. They can be shown how to invest the money in banks, right? कुछ solutions तो देने हैं ना, क्योंकि that is the major part of the question, right? And again, marks distribution आपको already पता है. Format का 1 है, content का 2 है. जो grammatical expression है उसको उन्होंने 1 पार्ट में डिवाइड किया है. एक होता है coder, organization, राइट, जिसके लिए मैंने आपको प्रीएस्क वर्ड दिया है. प्रीएस्क क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ योर आइडियाज. अगर आप प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो आपको 1 मार्क मिल जाएगा. और एक्यूरेसी ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामर 1 मार्क. अगर आप बहुत वाहियात इंग्लिश भी लिखते हो तो वो आपको 0 नहीं देंगे, आधा मार्क तो उनको देना पड़ेगा. 0 देने का मतलब है कि आपकी लेटर रीड ही नहीं कर पा रहे. लेटर में आपने रैंडम वर्ड्स लिख दिए हैं जो बिल्कुल मीनिंगलेस है. तो ऐसे तो आप नहीं लिखने वाले हो. इतना तो आपको इंग्लिश आता है कि आप थोड़ा बहुत सेंसिबल लेटर लिखोगे तो 1 नहीं तो हाफ मार्क तो मिलेगा. सो दैट मीन्स 4.5 आउट ऑफ 5 इज इट डन. अगर आप अपने स्पेलिंग एरर्स अवॉइड करते हो, इफ यू आर गुड एट इंग्लिश, तो आपको 5 आउट ऑफ 5 भी मिल सकता है. बट ये जो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है, आपने ये सारे पॉइंट्स कवर किए हैं तो कंटेंट के 2 मिल गए, फॉर्मेट फॉलो किया है तो 1 मिल गया. ऑर्गेनाइजेशन आपने कोडर प्रीएस्क वर्ड फॉलो किया है तो आपको ऑर्गेनाइजेशन का 1 मार्क मिल गया. बचा आपका आधा मार्क एक्सप्रेशन का. मैम आप तो कभी नहीं देते. वो तो मैं दूंगी भी नहीं. वो तो मैं अभी भी कह रही हूँ, मैं फुल स्टॉप के भी काटूंगी, कैपिटल के भी काटूंगी, मैं तो काटूंगी, क्योंकि मेरा वही सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव. It is not the primary objective, it's a secondary objective to make you holistic individuals, good speakers of English. So I will cut marks. But board की checking में no, I will never do that. Board की checking will be followed. क्या? नहीं बेटा, board की checking is something different. Board की checking is more of trying to make a career for them. Not every person will speak good English, not every person has a knack for languages. So we have to take into account, not having a knack for language cannot be synonymized with an idiot, right? तो उसको फिर हम किस बात के लिए penalize कर रहे हैं? उसके मार्क्स काट के. जितना बोला गया है बोर्ड ने कि इतना काटो, तो यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए हर बच्चे में, तो हम उतना ही काटेंगे. स्कूल में तो हम आपको पॉलिश कर रहे हैं. वी आर रबिंग योर रफ एजेस कि आप एक पॉलिश्ड इंडिविजुअल बनो, तो हम इसलिए स्कूल में मार्क्स काटते हैं लाइक बारबेरियंस, राइट? अब उसे एग्जाम में छींक मार दिया और हमें पता चल गया तो हम तो ये भी मार्क्स काट लेंगे कि पेपर में जर्म्स है, वो हमारे हाथ पे लग गए, तो उसका भी आधा मार्क. सो वो टीचर्स की तानाशाही है जिससे आप बच नहीं सकते स्कूल में. ओके, एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस? अब एडिटोरियल लेटर के ऑप्शन में क्या आता है? सबसे मुश्किल लगता है मुझे ये समझाना. सबसे मैथमेटिकल पार्ट ऑफ योर राइटिंग है.
बट मुझे ये समझाना इतना बड़ा हेडेक लगता है ना। जब कोई चीज सबसे मुश्किल लगती है तो आप उसमें सबसे ज्यादा काम करते हो टू मेक इट इजी। यस और नो? तो याद रखना 2 पार्ट्स में है जॉब एप्लीकेशन। पार्ट 1 इज द लेटर, पार्ट 2 इज द बायोडेटा। 12th में जनरली जो वर्ड क्वेश्चन पेपर में यूज होता है वो बायोडेटा होता है, रेज्यूमे भी आ सकता है। जो सीवी होता है दैट इज अ फुल फॉर्म ऑफ करिकुलम वाइटे, वो बहुत रेयरली कभी आएगा। क्वेश्चन में जो वर्ड दिया है आप वही वर्ड लिखोगे, चाहे वो बायोडेटा है, चाहे रेज्यूमे है, चाहे सीवी है। यहां तक बात समझ में आ गई? लेटर न्यू पेज, बायोडेटा न्यू पेज। लेटर के नीचे कंटिन्यू नहीं करना। सेकेंड क्वेश्चन, मैम मैं लेटर में ही बायोडेटा लिख सकता हूं? यस यू कैन, बट देयर इज अ डेंजर ऑफ लूजिंग मार्क्स। Why is there a danger of losing marks? Because as an examiner, I am supposed to check 25 pages, 25 question answer sheets in one day. एक आंसर शीट को चेक करने में अच्छे से 40 मिनट्स जाते हैं। तो 25 पेपर्स चेक करूंगी तो मुझे कितने घंटे बैठना पड़ेगा? राइट? फटाफट से चेकिंग कर रही हूँ क्योंकि मेरे पे मैंडेटरी है, मुझे 20 to 25 चेक करके ही जाने हैं। तो मैं जल्दबाजी में गलत चेकिंग करूंगी, मैं ध्यान से शायद नहीं पढ़ूंगी। अगर सिस्टमैटिकली अरेंज्ड होगा टेबल्स में तो नहा चाहकर भी मुझे दिख जाएगा कि नहीं बच्चे ने ये सारी इंफॉर्मेशन लिखी भी है। अगर आप पैराग्राफ फॉर्म में लिख दोगे तो हो सकता है मैं मिस कर जाऊं, मेरे दिमाग में हो कि इसने रेफरेंसेस तो दिए नहीं है या उसने वर्क एक्सपीरियंस नहीं दिया है, तो मार्क्स कटते चले जाएंगे। तो लिख सकते हो आप एप्लीकेशन लेटर में अपना बायोडेटा, बट रेकमेंड मैं कभी नहीं करती। Always make 2 different parts so that it is clearly visible to the examiner. He or she has no chance to cut your marks. ठीक है? अब एप्लीकेशन लेटर का भी मैंने आपको ऑलरेडी टेम्पलेट दिया हुआ है, सेम फॉर्मेट है। डेजिग्नेशन में आ जाएगा द मैनेजर, द प्रिंसिपल, द सीईओ और व्हाटएवर इज गिवन इन द क्वेश्चन। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, देयर यू गो एंड वॉश योर फेस। हाँ जी, वी वर डूइंग जॉब एप्लीकेशन। फॉर्मल लेटर वाला फॉर्मेट फॉलो करना है। सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स डेजिग्नेशन, रिसीवर्स एड्रेस एंड सैल्यूटेशन डियर सर। सब्जेक्ट में इट इज एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ डैश। ये वर्ड एप्लीकेशन नहीं भूलना, आपका क्वेश्चन ही जॉब एप्लीकेशन है। आप लोग एप्लीकेशन वर्ड नहीं लिखते हो, यू लूज मार्क्स। राइट? इट्स एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ डैश। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके कारण मैं हमेशा मार्क्स काट, तो सब्जेक्ट में ये वर्ड जरूर आना चाहिए। और फिर हाउ डू यू स्टार्ट योर लेटर? जब आप जॉब अप्लाई कर रहे हो तो आप कैसे लिखोगे? हेलो, हाउ आर यू, आई एम फाइन हियर एंड आई वांट टू वर्क इन योर ऑफिस। फॉर्मल लेटर, फॉर्मल टोन। तो आपको पहले कैसे पता चला जॉब का? आपके ताए चाचे ने बताया, आपकी बहन ने बताया, आपके दोस्त ने बताया, और यू रेड इन द न्यूज़पेपर। नाउ आई cannot go and form tens of phrases, so I have given one standard phrase with reference to your advertisement in the Times of India dated March 10, 2025. I would like to offer my candidature for the post of dash. Right? अब यहाँ पे ऑल्दो मैं जो करेक्शंस कर दूंगी जो कैनवा पे मैंने बनाया है, इसमें मेरी गलतियां देखो। विद का W स्मॉल लिखा गया है, टाइपिंग एरर, I इज स्मॉल, क्योंकि वर्ड पे काम करने की आदत है तो वो ऑटोमेटिकली कैपिटल कर देता है। राइट? अब मैं यहाँ पर पढ़ रही हूँ कि स्मॉल है, तो अब मैं इसको अब दोबारा से ठीक करके फिर अपलोड करूंगी। राइट? तो आप लोग भी कई बच्चे हो जो I को स्मॉल लिखते हो, तो बी केयरफुल अबाउट दिस। I इज रॉयल, I हमेशा कैपिटल होगा। I would like to offer my candidature for the post of dash. ये एक बहुत फॉर्मल तरीका है लेटर शुरुआत करने का, लेटर लिखने का। आपको कैंडिडेचर वर्ड नहीं याद आता है तो यू कैन सिंपली राइट आई ऑफर माई सर्विसेज फॉर द पोस्ट ऑफ डैश। एक्सेप्टेबल।
बट कैंडिडेचर इज ऑब्वियसली अ बेटर वर्ड. कैंडिडेट होता है ना, कैंडिडेट से कैंडिडेचर, बस इतना फर्क है. ठीक है, उसके बाद सेकेंड पैराग्राफ आ जाएगा. फर्स्ट पैराग्राफ इज अप्लाइंग फॉर द पोस्ट, which post. Second is talking about your qualities, and third is assuring them of your services. तीन पार्ट्स में ये एप्लीकेशन लेटर डिवाइडेड होता है. तो सेकेंड पार्ट में यू आर टॉकिंग अबाउट योर क्वालिटीज, वो क्वालिटीज जो आप अपने बायोडेटा में नहीं लिखोगे. वो क्वालिटीज अगर आप बायोडेटा में लिख दो तो इट बिकम्स अ सीवी. There's a very minute difference between biodata, resume and CV. कुछ होता है. You write your strengths, you write your weaknesses, you write about different projects you have undertaken. तो CV बहुत डिटेल्ड होता है. तो इसीलिए CV आपको बोला ही नहीं जाता है 12th के बोर्ड में लिखने के लिए. बट यहाँ पर CV का कुछ पार्ट है जो आप यहाँ पे सेकेंड पैराग्राफ में लिख रहे हो. तो यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं? Any company requires fluency in English. So firstly, you assure them that I am fluent in English and have good communication skills. Second requirement of any job is proficiency in computers. अगर आप कंप्यूटर इंजीनियर हो तो आप लिखोगे I have working knowledge of computers? No, obviously नहीं. आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो आपको एक्सपर्टीज नॉलेज होनी चाहिए. फिर वो लाइन यहाँ पे नहीं लिखनी है. बट अगर आप एक इंग्लिश टीचर हो, आपने असाइनमेंट्स बनाने हैं, क्वेश्चन पेपर बनाना है, तो आपको वर्किंग नॉलेज से आपका काम चल जाएगा. रिजल्ट बनाना है तो वर्किंग नॉलेज से काम चल जाएगा. तो उस टाइम पे आपने लिखना है विद अ वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स. जनरली अगर एग्जाम में अगर मैं ओवर द इयर्स अपना सार निकालू ना, तो इट इज जनरली अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ अ टीचर होता है. एनी टीचर, एनी डिफरेंट कैटेगरी ऑफ अ टीचर, बट एक टीचर के ऊपर क्वेश्चन जनरली आता ही आता है. कभी कभार कुछ और भी आ जाता है, बट जनरली स्पीकिंग किस्मत अच्छी हो तो टीचर के लिए ही आता है. बट एनीवेज, if given a chance in your worthy institution, I will work with complete sincerity and dedication. उसको ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं है. You just say that how will you work with sincerity and dedication, normal words which are there in your vocabulary. उसके बाद हमने लेटर में क्या क्या इनक्लोज किया है. I have enclosed my testimonials and. अब क्वेश्चन में जो भी वर्ड दिया है, बायोडेटा है, रेज्यूमे है या सीवी है, टेस्टिमोनियल्स एंड बायोडेटा. किस लिए? फॉर योर काइंड परयूजल और कंसिडरेशन. परयूजल के स्पेलिंग में हमेशा गड़बड़ करते हो, तो मैंने एक और वर्ड दे दिया है कंसिडरेशन, कि आप मेरी एप्लीकेशन को कंसिडर करो. राइट? इट इज अ बेटर वर्ड. गलती करने के चांसेस कम है, सो यू कैन यूज द वर्ड कंसिडरेशन. आई एम अवेलेबल फॉर इंटरव्यू एट एनी टाइम ऑफ योर चॉइस. योर सिंसियरली एंड द नेम. सो दिस इज योर कंप्लीट आंसर टू द क्वेश्चन. तो ये सिर्फ पार्ट ए हुआ है. अब हमारा पार्ट बी विच हैज टू बी ऑन अ न्यू पेज, राइट? तो उसमें अगेन पार्ट बी इज बायोडेटा, रेज्यूमे और सीवी. अब इसको हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ताकि कि आपको याद रहे. फर्स्ट पार्ट इज पर्सनल डिटेल्स, सेकेंड पार्ट इज एजुकेशनल डिटेल्स एंड थर्ड पार्ट इज वर्क एक्सपीरियंस. समझ में आ गया? अब ये जब आप तीन कैटेगरीज डालते हो तो एग्जामिनर को समझ में आता है कि इसको पता है कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं एक बायोडेटा में. पर्सनल डिटेल में सबसे पहले आपका नाम, फादर्स नेम, बर्थ, फिर कॉन्टैक्ट डिटेल्स आएंगी. कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आ जाएगा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट, राइट? देन समथिंग अबाउट यू, तो आपके हॉबीज, मैरिटल स्टेटस एंड हेल्थ स्टेटस. मैरिटल स्टेटस को क्या नहीं लिखना है? क्या गलती करते हो मैरिटल स्टेटस में? मार्शियल स्टेटस. स्पेलिंग्स MARTIAL. मार्शियल मतलब मारधार. शादियों में होती है, माना मैंने, बट यहां पे नहीं लिख रहा है. कभी हस्बैंड बीवी से पिट रहे हैं, है ना, बहुत वायलेंस होता है, बट यहाँ पे आपने संस्कारी स्टूडेंट बन के जाना है, तो आप मार्शियल स्टेटस नहीं लिखोगे, आप मैरिटल, MARI, आई का ही सारा काम है. आई रॉयल है कि नहीं? पहले डाल दोगे तो वो मैरिटल बन जाएगा, बाद में डालोगे तो वो मार्शल आर्ट्स बन जाएगा. तो आपकी मर्जी है आई को कहाँ रखना है. इट इज मैरिटल स्टेटस, इट इज
You can always write single, you can write married. इतना ही याद रखो, you don't need to go into too much of details. And health status, medically fit. कोई लिखने की जरूरत नहीं है कि मेरा एक बाजू नहीं है, मेरा एक गाल नहीं है, रीनू मैम ने थप्पड़ मार के हमारे को बहरा बना दिया, नहीं, मेडिकली फिट. Unless and until the question states कि this job is for physically deformed, this job is for a differently abled child, for a differently abled. बेटा मैं एक बहुत क्रूशियल बात कर रही हूँ, हंसी मजाक के अलावा से. हंसी मजाक की बात अलग रह गई. कई बार क्वेश्चन में आता है कि ये जो जॉब है तो उसमें हम डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट्स को प्रेफर करेंगे. क्वेश्चन में अगर ये लिखा हुआ ऐसा कुछ आ रहा है इससे रिलेटेड, तो फिर आपने मेडिकल स्टेटस, हेल्थ स्टेटस में वो लिखना है डिफरेंटली एबल्ड, और अ स्टूडेंट और अ कैंडिडेट विद स्पेशल नीड्स वो मेंशन करना है. वैसे तो नहीं आएगा, बट स्टिल योर क्वेश्चन इज योर ट्रम्प कार्ड. क्वेश्चन को फॉलो करना है, क्वेश्चन में कैसे इंफॉर्मेशन दिया गया है. क्लियर? तो दैट इज ऑल अबाउट योर पर्सनल डिटेल्स. उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आप सेंटेंस वाइज भी लिख सकते हो, बट सेंटेंस लिखने में प्रॉब्लम क्या है? एक तो टाइम कंस्ट्रेंट है. जॉब एप्लीकेशन बहुत लंबा होता है. जब आप सेंटेंस में लिखते हो तो आपके ग्रामेटिकल एक्सप्रेशन में एरर होने के चांसेस हैं. आप बार बार वो चीज रिपीट करोगे. आई स्कोर्ड सो मच परसेंटेज, आई स्टडीड इन सो एंड सो इंस्टीट्यूशन, है ना. आप ये इंफॉर्मेशन लिख रहे हो तो इतना टाइम नहीं है आपके पास कि आप इतना फालतू का लिखो. तो यू सिंपली मेक अ काइंड ऑफ अ 4 कॉलम टेबल. फर्स्ट कॉलम में आता है द नेम ऑफ द एग्जामिनेशन, राइट. उसके बाद आता है बोर्ड और यूनिवर्सिटी, उसके बाद आता है ईयर ऑफ पासिंग, और फोर्थ आता है परसेंटेज और CGPA. अब जनरली अगेन बच्चे ये जो नेम ऑफ एग्जामिनेशन है इसमें बड़े कंफ्यूज रहते हैं, वो ऊपर नीचे कर देते हैं. आपने एक ही सीक्वेंस फॉलो करना है. Either from your latest achievement to 10th standard, or you start from 10th going on to your latest achievement. Board specific मतलब board prefers कि आप latest achievement से शुरू करो, right? तो latest will be generally a post graduation or a professional degree. Post graduation MA, MCom, MSc, ME, Masters of Architecture, right? या फिर professional degree CA, BEd, MEd, कुछ इस तरह से होगा. तो ये प्रोफेशनल डिग्रीज में आ जाता है. उसके बाद ग्रेजुएशन, बीकॉम, BSc, BTech, BArch, व्हाटएवर, बैचलर. पोस्ट ग्रेजुएशन इज मास्टर्स, तो उसके लिए M आ जाता है. ग्रेजुएशन इज बैचलर्स, तो उसके लिए B आ जाता है. जनरली वही होता है. बाकी मैंने आपको पूरी एक फाइल भेजी हुई है, डिग्री से रिलेटेड एक पूरी फाइल भेजी हुई है कि कौन सी डिग्री में कितने साल का आपको पढ़ाई होती है. ब्रेकेज ऑफ पढ़ाई भी बताई हुई है कि पोस्ट ग्रेजुएशन तक जाते जाते इतने साल आपको लगते हैं. तो वो फाइल दोबारा से खोल के देख लेना. अगर नहीं याद है तो मुझे मैसेज कर देना, मैं दोबारा से रीसेंड कर दूंगी. ठीक है, ओके. उसके बाद 12th के लिए आपको नहीं याद रहता है, यू कैन सिंपली राइट 12th. अदरवाइज द गिवन वर्ड फॉर 12th एग्जामिनेशन इज AISSCE, that means All India Senior School Certificate Examination, right? और 10th के लिए है All India Secondary School Examination. ठीक है. अगेन अगर ग्रेजुएशन कर रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, इट हैज टू बी फ्रॉम सम काइंड ऑफ अ बोर्ड और यूनिवर्सिटी, राइट. अगर आप 12th और 10th कर रहे हो तो वो CBSE बोर्ड आ जाएगा. क्लियर. उसके बाद ईयर्स, अब ईयर में कैलकुलेट करो. ठीक है. आपका एक्सपीरियंस 2 साल का, तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कब खत्म होना चाहिए था? 2023. पोस्ट ग्रेजुएशन जनरली 2 इयर्स का होता है, तो मैंने उस हिसाब से लिखा है. ग्रेजुएशन कब खत्म होएगा? 2021. अब ग्रेजुएशन कितने साल का हो गया है, चाहे वो BCom हो या BSc हो? 4 इयर्स. तो फिर आपका 12th कब खत्म हुआ होगा? 2017, राइट.
और उसके हिसाब से 10th कब खत्म हुआ होगा? 2015। तो आपका ईयर ऑफ बर्थ क्या होगा? 2000। 10th आप 15 साल की उम्र में देते हो ना, तो ये सारी चीजें यहां से यहां पर जाएंगी। क्लियर हो गया आपको? ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब हम थर्ड पे आ जाते हैं, वर्क एक्सपीरियंस। हमने क्या बोला था, कितने साल का वर्क एक्सपीरियंस? 2 years। क्वेश्चन में 8 years स्पेसिफाइड है, तो क्वेश्चन में 8 years स्पेसिफाइड है, तो ये सब पीछे चला जाएगा। आप एक्सपीरियंस का 8 years कैलकुलेट करोगे, 2025 से 8 माइनस करके फिर आपके सारे ये years आ जाएंगे। कई बारी जॉब एप्लीकेशन आता है फॉर अ रिटायर्ड पर्सन। रिटायरमेंट कब होती है, किस एज में होती है? 58-60, राइट? तो आपने 2025 में आप 60 हो, तो आपका बर्थ कब का हुआ है? 1965। समझ में आया? 1965, तो ये बन जाएगा 1980, ये बन जाएगा 1982, ये बन जाएगा 1986 और ये बन जाएगा 1988। और वर्क एक्सपीरियंस आ जाएगा जितना भी होता है 1998 से लेकर 2025 तक, जितने भी इयर्स होते हैं। यस, यस, दिस इज अ मस्ट। और इसी में जॉब एप्लीकेशन में मार्क्स कटते हैं। इतना मैथमेटिकल कैलकुलेशन। बेटा मैंने पहले कहा था, जॉब एप्लीकेशन एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आधा मार्क भी कट नहीं हो सकता। एडिटोरियल लेटर में कट हो सकता है। बेटा ये अगर एल्डरली रिटायर्ड वालों का बहुत रेयर आता है, मैं आपको बस आइडिया दे रही हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो आपने अवेयर होना है। अंधाधुंध मत बोलना कि रीनू बांसल मैम ने कहा था कि 25 से ही लिखना है। यू नीड टू रीड द क्वेश्चन। आई कैन नॉट प्रिडिक्ट द क्वेश्चन। मैं आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, पर जनरली यही आएगा। ये मत सोचो कि इसमें मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने का है, क्योंकि आपको कुछ सोचना नहीं है। आपने पट 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 करके सारा लिख देना है। एडिटोरियल लेटर में आपको सोचना पड़ेगा। आपने गलती कर दी एक्सप्रेशन में या कंटेंट को डालने में, तो मार्क्स कटेंगे। इसमें चांसेस कम होते हैं, ऑल्दो इट इज लॉन्ग, बट इट्स अ मैथमेटिकल क्वेश्चन। ए फॉलोज बी, बी फॉलोज सी, तीनों स्टेप्स इकट्ठे जुड़े हुए हैं, फटाफट से कर लो। बॉडमस करते थे ना मैथ्स में, बस ये वही चीज है। क्लियर? ओके। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस थर्ड थिंग आ जाता है। जितने भी एक्सपीरियंस के लिए आपने यहाँ पे इयर्स कैंसिल करे, उतना आप लिखोगे एक्सपीरियंस 2 years। 2 years एज व्हाट? सफाई व कर्मचारी, सफाई कर्मचारी से इंग्लिश टीचर? नो। 2 years एज पीजीटी इंग्लिश, वेयर? डीएवी पब्लिक स्कूल अजमेर। हाँ, व्हाट इज पीजीटी? Who does the PGT teach? 10th, 11th and 12th. TGT, trained graduate teacher, she teaches 8th, 9th, 10th. PRT is, I don't know, primary teacher, I don't know the full form, but she teaches classes from 1st to around 7th, 8th. And nursery teachers, NTT जो होते हैं, they are teaching the classes from nursery to 2nd। हाँ सॉरी, अभी एनटीटी खत्म हो गया, इट्स फाउंडेशनल टीचर्स, ये अभी एनईपी में नया आया है। सो यू नीड टू बी अवेयर ऑफ दीज 4 कैटेगरी ऑफ टीचर्स, राइट? आप अगर पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना, पूर्वा बस गर्ल्स एंड बॉयज ओवर हियर, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपका मास्टर्स इन योर सब्जेक्ट होना जरूरी है। अदरवाइज टीजीटी के लिए मास्टर्स की जरूरत नहीं होता है, बट एडेड एडवांटेज होता है। मतलब अगर आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन लिख देते हो, वेदर इट्स फॉर अ टीजीटी और अ पीजीटी, तो इट्स गुड। तो इसीलिए मैंने पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएशन इंक्लूड किया है इन द एग्जामिनेशन। क्लियर?
टीजीटी के लिए प्रोफेशनल कोर्स बीएड इज अ मस्ट, ये मत भूलना। अगर आप टीचर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो बीएड, जो यहाँ पे प्रोफेशनल डिग्री है, उसमें बीएड होना जरूरी है। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो सीए होना जरूरी है। समझ में आ रहा है? ये कुछ चीजें हैं जो आपको डालनी ही पड़ेंगी प्रोफेशनल डिग्री में। टीचर के लिए नॉर्मली आता है, तो रिमेंबर प्रोफेशनल डिग्री में क्या लिखना है। मयंक क्या लिखोगे प्रोफेशनल डिग्री में? बेटा क्या लिखोगे टीचर की पोस्ट के लिए? बेटा पीजीटी तो एग्जाम हो गया, मैं प्रोफेशनल डिग्री की बात कर रही हूँ। बीएड, बैचलर ऑफ एजुकेशन इज अ मस्ट, इट्स अ प्रोफेशनल डिग्री। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन भी आएगा, उसके बाद प्रोफेशनल डिग्री भी आएगा। अगर मैं टीचर के लिए बात कर रही हूँ तो पोस्ट ग्रेजुएशन भी आएगा और प्रोफेशनल डिग्री दैट इज बीएड वो भी आएगा। मैं मारूंगी अब। क्लियर हो गया? ओके, सिट डाउन मयंक। उसके बाद सैलरी ड्रॉन एंड सैलरी एक्सपेक्टेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैलरी ड्रॉन? मैं एक्सपीरियंस हूं, इसका मतलब मैं जॉब कर रही हूं, तो ऑलरेडी आई एम ड्रॉइंग अ सैलरी। वो कितनी है? वॉट एवर। अब मैं नए जॉब में जा रही हूं तो मुझे कम सैलरी चाहिए होगी कि ज्यादा? तो मैं 30 का 60 कर दूं? देंगे मुझे, बापूजी का राज है ना, ये 30 से सीधा 60,000 मिलेगी? नो, मैक्सिमम 5 to 10,000 का इंक्रीमेंट होगा, तो मैं अपना पुराना जॉब छोड़ के जाऊंगी। राइट? नहीं मिलता। आप ये कि आप पहले 1.5 लाख पूछ रहे हो, बोलो कि 2.5 लाख या 2 लाख, वो चीजें बच गया। मतलब बी वेरी लॉजिकल, डोंट गो फॉर समथिंग फैंटास्टिकल, राइट? सेंसिबल होके लिखना है। अगर आपका फर्स्टली अंडरस्टैंड, इफ यू आर ऑलरेडी अर्निंग 1.5 lakhs, तो ऑब्वियसली यू आर एट अ वेरी हाई पोजिशन, राइट? और इस चीज को दूसरे इंस्टीट्यूशंस शायद कॉम्पिटिटिव पैकेज ना दे पाए आपको, तो डोंट गो इन फॉर समथिंग वेग। जो जॉब चेंज कर रहा है या जॉब कर रहा है, वो तभी कर रहा है जब वो अपनी पुरानी चीज से अनसेटिस्फाइड है। तो पुरानी चीज इतनी अच्छी होगी, देन हाउ कैन यू बी अनसेटिस्फाइड विद इट? समझ में आया आपको व्हाट आई एम सेइंग? बी सेंसिबल व्हेन यू आर राइटिंग समथिंग, डोंट गो इन फॉर समथिंग वेग। उसके बाद रेफरेंसेस, पता नहीं क्यों डरते हो, मैंने अब 2 रेफरेंसेस के नाम दे ही दिए हैं। वैसे नहीं याद होते हैं तो 2 नाम याद कर लो। डॉक्टर शैलजा अरोरा, हु इज शी? प्रिंसिपल वेयर आई हैव गेन्ड एक्सपीरियंस, डीएवी पब्लिक स्कूल अजमेर, राइट? सेकेंड मैंने किसका दिया है? सिंस आई एम अप्लाइंग फॉर एन इंग्लिश टीचर, सो द हेड ऑफ द इंग्लिश डिपार्टमेंट ऑफ द सेम स्कूल, DAV Public School Ajmer, and I have given their phone numbers. बस खत्म। एक चीज मैं भूल गई बताना, जो जॉब एप्लीकेशन की लेटर है उसमें आप कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज के बाद एनक्लोजर्स वर्ड में बताना भूल गई हूं, उसमें एनक्लोजर्स आएंगे। आपने कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज लिखा, धैर्य एंड गार्गी, प्लीज लिसन। आपने कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज लिखा, योर सिंसियरली रीनू बांसल, इंग्लिश टीचर। उसके बाद नीचे एनक्लोजर वर्ड में लिखूंगी, नंबर 1 टेस्टिमोनियल्स। टेस्टिमोनियल्स का मतलब होता है अटेस्टेड सर्टिफिकेट्स। मैं अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स किसी को भी नहीं दूंगी, राइट? क्यों? क्योंकि अगर वो मेरे रख लेंगे, देन हाउ विल आई अप्लाई फॉर अ जॉब? तो कभी भी हम ओरिजिनल्स नहीं भेजते हैं, हम अटेस्टेड कॉपीज भेजते हैं, जिनका फॉर्मल वर्ड होता है टेस्टिमोनियल्स। इफ यू डोंट वांट टू यूज दिस वर्ड, यू कैन राइट अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ मार्कशीट्स एंड सर्टिफिकेट्स, वो बहुत लंबा है। सेकेंड एनक्लोजर होता है द रेज्यूमे और द बायोडेटा और वट एवर, इट्स ऑन अ न्यू पेज ना, ये न्यू पेज पे हम लिख रहे हैं ना, तो हमने लेटर एप्लीकेशन के साथ एक और पेज डाला है, वो क्या है? माय बायोडेटा और माय रेज्यूमे। तो ये एनक्लोजर्स में नीचे जरूर लिख लेना। सो एनी क्वेश्चंस विद जॉब एप्लीकेशन? ओके,
You are Maya Sayam from Shillong. You read the given advertisement and and wish to apply for the post advertised. Apply word. Apply word से क्या याद आ गया? Subject application for the post of dash. Clear? राइट दिस जॉब एप्लीकेशन अलोंग विद योर बायोडेटा। और इस तरह से बोर्ड ने आपको ये पूरा ब्लॉक में, एक पूरे बॉक्स में ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ये न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट आया है। जॉइन आवर क्रिएटिव टीम, अ रिनोन्ड पब्लिशिंग हाउस इन शिलोंग। A new world is seeking a talented illustrator for children's books. Creative individuals with a passion for storytelling through art welcome. Experience not mandatory, मतलब you can be a fresher. अगर आप फ्रेशर हो तो वर्क एक्सपीरियंस में क्या लिखोगे? फ्रेशर। तब आप नहीं लिखोगे 2 साल। फिर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कौन से साल का हो जाएगा? 2025। तो फिर 8-9 महीने वेले बैठे थे। आप उसमें पता क्या लिखोगे? पोस्ट ग्रेजुएशन 2025 ईयर ऑफ पासिंग में रिजल्ट इन वेटिंग, या परसेंटेज में आप लिखोगे रिजल्ट अवेटेड, राइट? टू टेल दैट डायरेक्टली आफ्टर कॉलेज यू आर डायरेक्टली अप्लाइंग फॉर दिस पोस्ट। ओके। टीम प्लेयर्स विद डिग्री और डिप्लोमा इन फाइन आर्ट्स और ग्राफिक डिजाइन। तो आपको उन्होंने आपका एग्जाम बता दिया है कि आपको किस चीज में डिग्री चाहिए या डिप्लोमा चाहिए। यस। मे अप्लाई विद 5 सैंपल्स फ्रॉम पोर्टफोलियो इलस्ट्रेटिंग अ वैरायटी ऑफ वर्क। तो अब एनक्लोजर में क्या ऐड हो जाएगा? 5 सैंपल्स ऑफ पोर्टफोलियो। मैंने आपको बोला ना एनक्लोजर्स में आप क्या क्या ऐड कर रहे हो। एक तो आपके टेस्टिमोनियल्स हैं, एक आपका बायोडेटा है, और यहाँ पे 5 सैंपल्स फ्रॉम द पोर्टफोलियो। क्लियर हो गया कहां कहां कैसे क्वेश्चन के हिसाब से आपका आंसर चेंज हो रहा है? क्लियर? राइट टू द प्रोजेक्ट लीड एंड द एड्रेस इज गिवन। सो अब आपने शुरुआत में अपना कॉन्टैक्ट एड्रेस लिखा, सेंडर्स एड्रेस, डेट डाला, फिर आप क्या लिखोगे? द प्रोजेक्ट लीड, और जो भी उनका कंपनी है, न्यू वर्ल्ड, कंपनी इज अ न्यू वर्ल्ड, राइट? Project lead is designation. Name of the company, A New World. Address 23 Rosewood Lane, Shillong 793005. Dear sir, subject application for the post of illustrator of children's books, right? And through the columns of the newspaper dash, dated dash, I would like to apply for the post of dash. अब मैंने उसमें क्या लिखा था? I am fluent in English, right? अब वो उसके साथ साथ क्या लिखोगे? I am fluent in English with a good knowledge of animation on computers. अब ये देखो बेटा, फाइन आर्ट्स ग्राफिक डिजाइन है, कैन यू डू इट विदाउट नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स? तो आपका वर्किंग नॉलेज होगा या गुड नॉलेज, एक्सीलेंट नॉलेज? ठीक है। और क्या लिखोगे? आई लव टू प्ले विद आर्ट वर्क, राइट? आई हैव डिजाइंड मेनी बुक्स, आई हैव डिजाइंड मेनी कार्ड्स, आई हैव डिजाइंड मेनी कार्टून्स। कुछ तो आपको लिखना पड़ेगा ना अपने बारे में, क्योंकि उस पोस्ट के हिसाब से आपको भेजना है। फिर आप लिखोगे, इफ गिवन अ चांस इन योर वर्दी इंस्टीट्यूशन आई विल वर्क विद सिंसियरिटी एंड डेडिकेशन। आई हैव एनक्लोज्ड my testimonials, my biodata and 5 samples of my portfolio for your kind consideration. Yours sincerely, what. और फिर ये सारे इंफॉर्मेशन को आपको अपने बायोडेटा में लिखना है। चेंज हो गया ना सारा? अब यहाँ पे उन्होंने लिखा है एक्सपीरियंस नॉट मैंडेटरी, तो अब हमारा वो वर्क एक्सपीरियंस में फ्रेशर आ जाएगा। क्लियर? एनी क्वेश्चंस? होगा भी तो अब पूछेंगे नहीं, क्योंकि हम थक गए हैं, राइट? कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज अ चॉइस बिटवीन आर्टिकल एंड रिपोर्ट राइटिंग। अब मैं भी थक गई बेटा जी।
मुझे 7th को मैंने सोचा था मैं थोड़ा डिवाइड कर दूंगी, बट 7th को मेरा डीएवी सीएई में सेमिनार है दिल्ली वालों के साथ, तो मैं 7th को आप लोगों को टाइम नहीं दे पाऊंगी। अगर कुछ बच भी जाता है तो आई विल हैव टू कॉल यू एट 8:30 और 8, because I need to be free by 10:30 because 11 o'clock my seminar starts. राइट, तो मैं वो चॉइस, वो रिस्क लेना नहीं चाहती हूँ। टुडे आई एम कंप्लीटिंग रीडिंग एंड राइटिंग सेक्शन, टुमारो आई विल बी कंप्लीटिंग द लिटरेचर सेक्शन। सो यू नीड टू बेयर विद मी। अगर आप टायर्ड हो, इवन आई एम एक्सेसिवली टायर्ड, यू हैव टू बेयर विद मी। आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट सेम होता है, दोनों में ही टाइटल आएगा और बायलाइन आएगा, राइट। टाइटल एंड बायलाइन मिडिल इंडेंटेशन होता है, टाइटल और बायलाइन में मिडिल इंडेंटेशन होता है। मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दे दिया है, द रोल ऑफ कल्चरल हेरिटेज इन शेपिंग द आइडेंटिटीज ऑफ टुडेज इंडियन यूथ। और बायलाइन में आरती निर्युला क्लास 12th है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये मैंने इसलिए बाद में डाली थी स्लाइड बिकॉज ये आपके बोर्ड का ही क्वेश्चन है, जो बोर्ड ने सैंपल पेपर में क्वेश्चन दिया ये उसका ही आंसर है। तो क्विकली एक बार हम आर्टिकल के मेन पॉइंट्स को और क्वेश्चन को देख लेते हैं। दिस इज द क्वेश्चन इन योर सैंपल पेपर। In an era of rapid globalization and technological advancement, the preservation of cultural heritage remains a vital challenge, particularly for the youth. In an era of rapid globalization and technological advancement, it is talking about the challenge of preservation of cultural heritage. तो आपको एक आइडिया मिल गया कि किसके बारे में हमारा आर्टिकल होगा। इट इज ऑल अबाउट प्रिजर्विंग आवर कल्चरल हेरिटेज। बहुत टेक्नोलॉजी आ गई है, बहुत एडवांसमेंट हो गया है, बट अपने कल्चर को संभाल के रखना है। It remains a vital challenge, particularly for the youth. India continues to navigate the complexities of maintaining tradition alongside modernity. We are in the boat. हम मॉडर्न भी बनना चाहते हैं और हम अपने कल्चर को भी बचा के रखना चाहते हैं। Write an article exploring the role of cultural heritage in shaping the identities of today's Indian youth. अब ये देखो, क्या आपको यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बारे में ज्यादा लिखना है या कल्चरल हेरिटेज विच शेप्स अस? और आप लोग क्या करते? You would have started talking about how the youth is involved in technology. वो बिल्कुल भी अपने कल्चर पे ध्यान नहीं दे रही है, पूरा टाइम वेस्ट कर रही है, जबकि हम उस बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कल्चरल हेरिटेज। We offer our prayers to God, we celebrate our religious festivals, we respect others' festivals, we take part in all festivals. Indians love to celebrate not only their festivals, but the festivals of other castes. Yes or no? अगर हम दिवाली मना रहे हैं तो हम क्रिसमस भी मना रहे हैं, है ना। कोई अगर रोजे रख रहा है, रमजान की ईद मना रहा है, तो वो दिवाली पे भी पटाखे फोड़ रहे हैं। मतलब हम सब एक दूसरे के सारे फेस्टिवल्स बनाते हैं। अगर हम दिवाली बना रहे हैं तो हम गुरु पूजा भी एंजॉय कर रहे हैं। मतलब हम अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उससे हाउ इज इट शेपिंग द यूथ? रिस्पेक्ट फॉर द कल्चर। फिर उसके बाद आप इसको कोलिंग कर सकते हो कि इंडियन यूथ is involved in a complex fight with technology. The modern world beckons the youth, right, allures the youth to forsake the culture, but in order to preserve our culture, the youth cannot do it. मतलब आपने मेन टॉपिक से उठा के फिर उसके बाद आपने रिलेटेड टॉपिक से बात करनी है। आप लोग गलती क्या करते हो? रिलेटेड टॉपिक के बारे में बात करते हो, फिर एक लाइन में मेन टॉपिक को लिख देते हो, एंड यू लूज मार्क्स बिकॉज द कंटेंट इज नॉट देयर। So understand what the topic you are supposed to write on, उसके ऊपर लिखो, दूसरे related content को साइड में रख के लिखना है, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद उन्होंने बताया है कि आप एग्जाम्पल्स दो, यू कैन गिव सम योर ओन क्यूज, योर आरती नरूला क्लास 12th। अब उसके बाद उन्होंने क्यूज दिए हैं, हाउ हैव ग्लोबल इंटरैक्शंस एंड टेक्नोलॉजीज इन्फ्लुएंस्ड और चेंज दिस ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस अमंग टुडेज यूथ? What are the benefits of preserving cultural heritage for young people? How does it contribute to the sense of identity and community?
suggest ways in which young people and institutions can work together to ensure the preservation of cultural heritage. अब आप बोलोगे कि मैम आप बोल रहे हो कि ये साइड टॉपिक है और एग्जाम वालों ने तो इसको फर्स्ट पॉइंट लिखा है, तो इन्होंने जैसे क्यूज दिए हैं हम डायरेक्टली उनको ऐसे यूज करते हैं और भी अप्लाई कोडर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज तो सबसे पहले क्या आएगा, benefits, then contribute to the sense of dignity, then the challenge and then the solution. आपने इसको अरेंज करना है, आपको आइडिया दिया हुआ है बट आइडियाज अरेंज करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन? अब आपको फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी बता दिया है, मिडिल इंडेंटेशन, टाइटल, बायलाइन आपको बता भी दिया है कैसे लिखना है। अब आर्टिकल एडिटोरियल लेटर की तरह उसको भी पैराग्राफ में लिखना है। अगेन यू हैव टू रिमेंबर द वर्ड प्रीएस्क, प्रॉब्लम, रीजन, इफेक्ट, एडवांटेज, सोल्यूशन एंड कंक्लूजन। उसी हिसाब से आपके पॉइंट्स होंगे और ये वो सारे पॉइंट्स हैं जो आप इस आर्टिकल में लिख सकते हो। सिंस इट्स लेट आई एम नॉट गोइंग टू एलैबोरेट इट फर्दर, स्लाइड में है, आपको चाहिए होगा तो आप वीडियो की स्लाइड में एक बार पढ़ लेना, मैं बार बार उसको सेम चीज को बताऊंगी नहीं, यही वाले पॉइंट्स को जो अभी हमने क्यूज में पढ़ा है उसी को एलैबोरेट करके यहाँ पर लिखा गया। एनी क्वेश्चंस विद आर्टिकल राइटिंग? पक्का? ओके, लास्ट टॉपिक इज रिपोर्ट राइटिंग। यार हाँ जी बेटा, ये भी आना है। रिपोर्ट राइटिंग अगेन जॉब एप्लीकेशन की तरह बड़ा मैथमेटिकल क्वेश्चन है, ऑल्दो इसमें एक्सप्रेशन के मार्क्स कटेंगे बट स्टिल इट्स अ वेरी साइंटिफिक वे ऑफ राइटिंग समथिंग, राइट? प्लीज पे अटेंशन। मुझे पता है पहली बार रिपोर्ट राइटिंग सुन रहे हो वर्ड, बट इट्स अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, तो अभी लास्ट क्लास में ध्यान दे दो राजे। बेटा रिपोर्ट राइटिंग में फॉर्मेट के साथ रिमेंबर दैट देयर इज अनदर वर्ड, लेआउट। अब सबके कान खड़े हो गए, अब ये कौन सा वर्ड है लेआउट? देखो रिपोर्ट जो होता है ना, आप लोगों के सिलेबस में दो जगहों पे लिखनी है, आइदर द स्कूल मैगजीन और द न्यूज़पेपर। आप जब दोनों में पढ़ते हो रिपोर्ट तो उनको लिखने का तरीका अलग होता है, राइट? मैगजीन में पूरा एक पैराग्राफ फॉर्म में आती है, बल्कि न्यूज़पेपर में कॉलम फॉर्म में आती है, राइट? ये जो लिखने का तरीका है दिस इज नोन एज अ लेआउट, ठीक है? तो दो लेआउट्स हैं। फर्स्ट लेआउट इज स्कूल मैगजीन के लिए, तो आपने व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ इन अ सिंगल सेंटेंस लिखना है। ऑन 5th January 2025 the school celebrated Youth's Day. Police JV school celebrated Youth Day. That will become the layout for the magazine. अगर मैं यही रिपोर्ट न्यूज़पेपर में लिख रही हूं तो क्या बन जाएगा? प्लेस एंड डेट, पुलिस डीएवी पब्लिक स्कूल लुधियाना, कॉमा, जनवरी 5th 2025, कॉलन। अब कॉलन के बाद मैं लिखूंगी व्हाट एंड हाउ। द स्कूल सेलिब्रेटेड यूथ डे विद द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th एंड 12th। समझ में आया? ये डिफरेंस होता है लेआउट में। मैंने जितनी बार भी आपकी चेकिंग करी है एग्जाम्स में, मैंने हमेशा वहां पे वर्ड लिखा है लेआउट। जब स्पीच और डिबेट लिखते थे 11th में, तब मैं हमेशा चिल्लाती थी डिबेट लिखा है कि स्पीच लिखा है। खैर हम अब उसमें नहीं जाएंगे, टाइम नहीं है, बट ये लेआउट में आर्टिकल राइटिंग में मार्क्स जाएंगे, बी केयरफुल अबाउट दिस, ठीक है? उसके बाद वही मार्क्स है फॉर्मेट के 1, कंटेंट के 2, ग्रामर के 2 मार्क्स हैं, वो डिवाइडेड होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में और एक्यूरेसी में। अब ऑलरेडी एक्सप्लेन, तो मैं दोबारा नहीं करने वाली हूँ। अब रिपोर्ट राइटिंग आपको एग्जाम्स में दो चीजों पे आती है, या तो आपको इवेंट पे आ सकती है या आपको एक्सीडेंट्स पे आ सकती है। अगर इवेंट पे आएगी तो दीज आर द की पॉइंट्स, व्हाट वाज द नेम ऑफ द इवेंट और व्हाट वाज द नेचर ऑफ द इवेंट। नेम ऑफ द इवेंट, जैसे हमारा एनुअल फंक्शन हुआ था, उसका नाम क्या था? बोलो बोलो, वेरी गुड, एक आवाज एक प्रयास, तरक्की की ओर, कुछ ऐसे था।
है ना? तो दैट इज द नेम ऑफ द इवेंट। क्लियर? उसके बाद ओकेजन क्या था? एनुअल फंक्शन। उसके बाद डेट, टाइम एंड प्लेस आपको पता है, जो भी डेट आपको बतानी होगी। अच्छा, डेट, टाइम एंड प्लेस में प्लीज रिमेंबर, रिपोर्ट राइटिंग में सबसे बड़ी गलती करते हो। रिपोर्ट राइटिंग आने वाले इवेंट के लिए है कि यह जो इवेंट हो चुका है? और इवेंट 5-6 महीने पहले हुआ है कि एक दिन पहले हुआ है? किसको बासी न्यूज पढ़ने का शौक है 2-3 महीने पुरानी? Will it have any relevance? The report has to be written on an event which has already occurred. समझ में आया? मतलब आपका टेंस क्या होगा? पास्ट टेंस। आप लोग फ्यूचर टेंस लिखते हो, सबसे बड़ी गलती। और वेरी लॉन्ग बैक और इन द रीसेंट पास्ट? वेरी रीसेंट पास्ट, एक आधे दिन पहले की बात है। क्लियर? ओके। फिर उसमें चीफ गेस्ट या गेस्ट ऑफ ऑनर कौन था, उनका नेम, उनका डेजिग्नेशन, उनका रिसीव उनको किसने किया था वो भी इंक्लूड हो जाएगा। ही वॉज गिवन अ फ्लोरल वेलकम बाय द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, डॉक्टर, मिसेस, वॉट एवर। एंड देन चीफ गेस्ट का एक पर्टिकुलर मैसेज होगा। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर रिपोर्ट राइटिंग, कि उन्होंने वो फंक्शन देकर क्या मैसेज दिया, राइट? उसके बाद आपने अकाउंट बताना है कि उस फंक्शन में क्या क्या हुआ था। जैसे म्यूजिकल ड्रामा था, राइट? डांस परफॉर्मेंसेस थे, सॉन्ग्स थे, कल्चर एक्सप्लोर हुआ था, क्या चीज था वो आपने बताना है। फाइनली वोट ऑफ थैंक्स बाय द प्रिंसिपल और द हेड, देन अ कमेंट ऑन द क्वालिटी। अब यहां पर आई नीड टू फोकस ऑन वन थिंग, रिपोर्ट राइटिंग इज फैक्ट और ओपिनियन। तो आप ये लिख सकते हो, इट वॉज अ वंडरफुल फंक्शन, the decorations were beautifully studded with flowers. Beautifully studded with flowers मेरे लिए गॉडी नहीं हो सकता, ओपिनियन नहीं हो गया। जो चीज मुझे ब्यूटीफुल लग रही है वो किसी और को गॉडी लगेगी। Flowers were used in the decoration. Yes. Many spectators loved the decoration. Yes. क्योंकि आप किसी और का ओपिनियन को फैक्ट बना दो। आप ओपिनियन अपना नहीं दे सकते कि वो बहुत ब्यूटीफुली अरेंज था। लोगों का ओपिनियन, मेनी पीपल रिपोर्टेड दैट दे लव द क्वालिटी ऑफ द परफॉर्मेंसेस। यू कैन नॉट से दैट इट वाज अ ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस बाय द स्टूडेंट्स। द स्पेक्टेटर्स लव द डिफरेंट परफॉर्मेंसेस गिवन बाय द स्टूडेंट्स। ये किसी और का ओपिनियन आप रिपोर्ट कर रहे हो। ओपिनियंस कैन बी रिपोर्टेड, यू कैन नॉट गिव योर ओन ओपिनियन। समझ में आया? इसमें ये ध्यान रखना। आई, यू, वी यूज नहीं होगा, आर्टिकल में भी नहीं होगा, थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से लिखना है। क्लियर? सिर्फ और सिर्फ जो लास्ट लाइन होती है ना रिपोर्ट की, उसमें राइटर अपना कमेंट इन अ जनरल वे लिख सकता है। इट वॉज अ वंडरफुल प्रोग्राम which enhanced many hidden talents of the children, and such events should be organized by the school because it enhances the skills of the students. It leads for a more holistic growth of the students. ये लास्ट में आपने अपना कमेंट बट इन अ जनरलाइज्ड मैनर, आई फील दैट करके नहीं लिखा। क्लियर? अब इसमें रिपोर्ट राइटिंग कैन ऑल्सो बी फॉर एन एक्सकर्शन, अ ट्रिप टू सम प्लेस, तो उसका भी आप लिखोगे। तो एक्सकर्शन का बेनिफिट क्या होता है? नॉलेज, सोशल इंटरैक्शन। तो लास्ट में आप कमेंट उस चीज के ऊपर कर सकते हो। समझ में आया? ये चीजें डिफरेंट होंगी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। नेक्स्ट इज एक्सीडेंट। एक्सीडेंट में व्हाट हैपेंड, व्हेन, वेयर, हाउ, वही चीजें वहां पे हो रही हैं हमारी जो हमने ये लेआउट में डाला था, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, वो सारा चीजें आ जाएगा। फिर पीपल, व्हीकल्स इन्वॉल्व, कितना लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी हुआ, डिटेल्स ऑफ रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस। व्हाट इज रेस्क्यू एंड रिलीफ? अगर गाड़ी किसी खाई में गिर गई है, अंदर पीपल, the car has not smashed, it is entangled in a tree or some bushes, तो उनका रेस्क्यू होगा, मे बी थ्रू अ हेलीकॉप्टर और वट एवर। ऑब्वियसली चोटें भी लगी होंगी,
तो उनको रिलीफ के लिए उनको हॉस्पिटल लेके जाया जाएगा या फर्स्ट एड दिया जाएगा, कुछ दिया जाएगा, तो उस बारे में लिखना है। फिर सीन ऑफ द एक्सीडेंट क्या था, हाईवे था, बीच था, समुंदर था, क्या था, कहाँ पे ये एक्सीडेंट हुआ है, तो सीन देना है। डिटेल्स ऑफ कैजुअलिटीज, हाउ मेनी डाइड, हाउ मेनी वर इंजर्ड, कितनों को हॉस्पिटलाइज किया है, किसकी माइनर इंजरीज थी, वो सारे डिटेल्स आएंगे। फिर इस तरह के एक्सीडेंट में देयर इज ऑलवेज एन इंक्वायरी बाय द गवर्नमेंट, इंक्वायरी विद एन IN, इट्स एन ऑफिशियल इंक्वायरी, राइट। सिर्फ नॉर्मल पूछताछ नहीं है, ऑफिशियल इंक्वायरी है, तो IN वाली इंक्वायरी आ जाएगी कि गवर्नमेंट ने ऑर्डर्स दिए है टू इंक्वायर इनटू द कॉज ऑफ द एक्सीडेंट। फिर अगर गवर्नमेंट की गलती थी या किसी बड़े इंस्टीट्यूशन की गलती थी, तो फैमिलीज ऑफ द इंजर्ड और द डिसीज उनको ग्रांट मिलेगा। ग्रांट मतलब सम काइंड ऑफ कंपेंसेशन। एंड फिर लास्ट में एक्सीडेंट में वार्निंग होगा, हाई स्पीडिंग नहीं करना है, ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करना है, सीट बेल्ट पहनना है या हेलमेट्स पहनना है, या फिर गवर्नमेंट को प्रॉपर वार्निंग बोर्ड्स लगाने हैं जो ब्लाइंड टर्न्स होते हैं माउंटेन्स में, तो वो वार्निंग आपकी आ जाएगी। यस, ओके। अब क्वेश्चन आपका ये वाला था, यू आर हीना अजीज स्टूडेंट, लास्ट स्लाइड, डोंट लुक एट मी एज इफ यू वांट टू गॉबल मी अप, जस्ट be with me for another 5 minutes. You are Hina Aziz, student of class 12B and member of the school magazine. School magazine आ गया, तो लेआउट कैसा होगा? हर्ष हो, लेआउट में क्या लिखोगे? गधे। when, where, what happened in one single sentence. भाई लेआउट क्या था? हे मेरे रब्बा, ओ भाई ये था लेआउट। न्यूज़पेपर में कॉलम्स में होता है लिखा हुआ, और मैगजीन में कैसे होता है? किसके पास सैंपल बुक है? इसमें कैसे लिखा हुआ है? न्यूज़पेपर देखा है? न्यूज़पेपर में कैसा लिखा हुआ होता है? पैराग्राफ में होता है ऐसे लंबा लंबा, कि कॉलम में होता है? ओ भाई न्यूज़पेपर देखा है? न्यूज़पेपर, हे रब्बा, किसने न्यूज़पेपर नहीं देखा है? और पैराग्राफ में होता है या कॉलम में होता है? वो जो कॉलम में लिखने का तरीका है और पैराग्राफ में लिखने का तरीका है, इसको बोला जाता है लेआउट। मैगजीन में पैराग्राफ फॉर्म में आएगा, न्यूज़पेपर में कॉलम फॉर्म में आएगा। भाई एग्जाम है 1 हफ्ते बाद, आई थिंक पूरा 1 हफ्ते बाद एग्जाम है, वेडनेसडे थर्सडे को ही है। हर्ष पास हो जाना प्लीज, हो जाओगे? बेटे वो नहीं, आपको सिर्फ फर्स्ट लाइन में ही शो कर, बाकी नॉर्मल आएगा। आपको इतना लेवे दिया हुआ है मतलब CBSE बोर्ड ने, कि आप बस लेआउट जो फर्स्ट लाइन लिखने का तरीका है उसमें आप डिफरेंस दिखा दो, ठीक है? हाय रब्बा, हर्ष मेरे को ऐसे लग रहा था मैं जितनी मेहनत करके पिछले 5.5 घंटे से मैं पढ़ा रही हूं कि यू हैव जस्ट पुट इट टू अ जीरो। For the school magazine editorial board, write a comprehensive report detailing the activities undertaken by students as part of the celebration on Yoga Day. तो योगा डे सेलिब्रेशन बहुत बार लिख चुके हो, एग्जाम्स में कई बार हमने डाला है। तो योगा डे में who do you think can be the chief guest? योगा में एक ही नाम याद आता है, राइट? और कई बच्चे दे राइट प्राणायाम एक्सरसाइजेस, अलोम विलोम लिख देते हैं, एंड काफी सारी हैं जो मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग इतने अच्छे से नाम नहीं पता है, राइट? क्या ये लिखना चाहिए? अगर आप हिंदी वर्ड्स लिख रहे हो देन पुट इट इन सिंगल इन्वर्टेड कॉमास,
implying that it is not a part of the English language. ब्रीदिंग टेक्निक्स तो है ही आप लिख सकते हो, बट कई बच्चे मैंने बोला लिखते हैं अनुलोम विलोम. अगर ऐसा कुछ लिख रहे हो देन पुट इट इन सिंगल इन्वर्टेड कॉमास इम्प्लाइंग दैट इट इज नॉट एन इंग्लिश वर्ड. इट इज द नेम ऑफ दैट ब्रीदिंग एक्सरसाइज. प्लीज प्लीज. अब योगा डे सेलिब्रेशन योगा वीक सेलिब्रेशन क्यों बना दिया? ये गलती भी करते हो, राइट? योगा वीक हो सकता है विच कल्मिनेटेड इन द योगा डे. एक हफ्ते पहले से बच्चों को ट्रेन कर रहे थे, बट फाइनल कल्मिनेशन क्या हुआ ऑन योगा डे 21st Jan. 21st Jan इज द इंटरनेशनल योगा डे. ठीक है, तो आप उसका बोल सकते हो कि स्कूल में तो कैंप लगा था एक हफ्ता पहले, बट हम ये रिपोर्ट सिर्फ योगा डे की दे रहे हैं. जो कैंप में बच्चों ने सीखा वो योगा डे पर परफॉर्म किया. ठीक है. इंक्लूड डिस्क्रिप्शन ऑफ द इवेंट्स, पार्टिसिपेशन डिटेल्स. पार्टिसिपेशन डिटेल्स मतलब हु अटेंडेड इट, हु पार्टिसिपेटेड इन द इवेंट, and overall impact of these activities on the school. What do you think will be the impact of yoga activities on school? Yoga का impact क्या होता है? Enhanced concentration. Meditation is a technique. Meditation is one of the events which leads to enhanced concentration and focus, a peaceful mind, a return from restlessness and aggressive behavior. जो योगा करता है वो अग्रेसिव नहीं रहता है, उसकी सारी एनर्जी यूटिलाइज होती है इन अ पॉजिटिव मैनर. तो दैट इज द बेनिफिट फॉर द स्कूल. अगर इंक्रीज कंसंट्रेशन और फोकस होगा तो पढ़ाई अच्छे से करोगे, अग्रेसिव बिहेवियर नहीं होगा तो लड़ाई झगड़े कम करोगे स्कूल के बाहर जाके. ओके, सो व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, बाय, वो सारे आपको की पॉइंट्स ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है. यू जस्ट हैव टू एलैबोरेट एंड क्यूज लीडिंग टू द. With this, we come to the end of the video. God bless you all and best of luck for your exams.